कल कहाँ छोड़ी थी बात अपने? कहीं तो छोड़ी थी ना। कहाँ? टीचर आपको पढ़ाएगा कैसे? अरे तरीका होगा कि नहीं भाई, क्या पढ़ाएगा आपको? तो यहाँ बात छोड़ी थी अपन ने कहाँ पर? तो देखिए जितने भी वर्ड्स होते हैं कि नहीं, उन वर्ड्स का अपना क्या होता है? जितने वर्ड्स है उनका अपना क्या होता है? एक नेचर, क्या होता है? फंक्शन, और क्या होता है? पोजीशन। ठीक है, इसके लिए क्या आवश्यकता होती है आपको? तो कल बातें की थी अपन ने कुछ। सबसे पहले क्या चाहिए अपन को? ग्रामर बुक की जरूरत पड़ेगी आपको। और कौन चाहिए? ट्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। और दोनों बढ़िया मिल गए तो क्या होगा? एक लंबी दूरी तय करेंगे। अब शब्दों का नेचर समझना है, फंक्शन, और क्या समझना आपको? इसका पोजीशन। ये कहाँ से पता चलेगा आपको? तो ये पता चलेगा आपको कहाँ से? क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक बात है। यहाँ तक सारी बातें कल लिखी थी अपने, इसे मिटा देता हूँ एक बार। हाँ भाई, मॉनिटर पढ़ाता थोड़ी है, वो तो ऑब्जर्व करता है क्लास को। अरे भाई कमेटी बनती, मॉनिटरिंग कमेटी किस लिए बनती? किसी पर नज़र रखने के लिए। हाँ, वो तो ऑब्जर्व करता है कि क्या करता है। अच्छा, मॉनिटर क्या करता है? क्लास में पढ़ाता है, क्या पे नज़र रखता है? हाँ, इसका मतलब ध्यान रखने वाला व्यक्ति क्या होता है? आपका मॉनिटर होता है। ठीक बात है। ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति क्या होता है? मॉनिटर होता है। वो टीच नहीं करता है, मेंटर टीच करेगा आपको, गाइड टीच कर सकता है, टीचर पढ़ाता ही है, और ट्यूटर भी क्या करेगा? आपको पढ़ेगा। ठीक बात है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं इसे? शब्द भेद। और एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने? एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तैयार है ना आप? ठीक है, ये मत समझना कि हल्का है कि मुश्किल है ना, कुछ भी आ सकता है। कितने होते हैं टोटल? 8। कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक बात है। अच्छा, सेंटेंस बनने के लिए क्या आवश्यकता होती है आपको? कल दिखाया था मैंने आपको। अब देखिए सेंटेंस में क्या होते हैं? वर्ड्स, और वर्ड्स का अपना क्या होता है? सीक्वेंस। क्या होता है? ऑर्डर होता है। क्या ऑर्डर होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होती है? वर्ब, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक बात है। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन, या कौन बनता है? प्रोनाउन। इसका नाउन या प्रोनाउन नहीं तो आपका सब्जेक्ट बन सकता ही नहीं। ठीक बात है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन बनता है? ये भी कौन बनेगा? नाउन या फिर प्रोनाउन। इसके अलावा बन सकता ही नहीं। ठीक बात है। इसका अलावा वाक्य बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? 3 आइटम। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है आपकी? एक्शन होती है, जिसे अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे आप इसे? प्रेडिकेट। ये बार बार याद कर लो, फिर सारा काम आसानी से होने लग जाएगा। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, और क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। और वाक्य शुरू करने के लिए क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन या प्रोनाउन। तो बताओ पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा आपका? अच्छा, नाउन। नाउन क्यों होगा? नहीं, नाउन ही क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन चाहिए, क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। तो प्रोनाउन कभी भी आपको पहले समझ नहीं आ सकता, पहले क्या चाहिए आपको? नाउन। और नाउन समझ में आ गया तो फिर क्या समझ में आएगा आपका? प्रोनाउन। इसलिए पहला प्रोनाउन नहीं है, क्या है? पहला पार्ट ऑफ क्या बना आपका? नाउन। क्यों बना? तो प्रोनाउन समझ में कब आएगा? तो नाउन नहीं आया तो समझ में आपका आ ही नहीं सकता ना। जब मैं बोलता हूँ कि शी इज माई टीचर, जब तक सी के बारे में पहले नहीं कहूँगी तब तक आप इस वाक्य को समझ सकते ही नहीं, हिंदी में नहीं समझ सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह मेरी टीचर, अध्यापिका है, लेकिन वह कौन? इस वह को समझाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? नाउन देना पड़ेगा। इसका मतलब पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको? नाउन की। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या बना? नाउन बना। तो पहला क्या होगा? ये नाउन, जिसे क्या बोलते हैं आप हिंदी में? संज्ञा बोलते हैं। ठीक बात है। अब संज्ञा क्या बनेगा? कभी सब्जेक्ट, कभी क्या बनेगा आपका? ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले आ गया तो सब्जेक्ट बोल देंगे, वर्ब को आया तो क्या बोलेंगे आप इसे? ऑब्जेक्ट। तो बताओ रमेश क्या है? नाउन है कि नहीं? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? कैसे पता चला? अरे भाई जब तक वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कह ही नहीं सकते ना। तो रमेश सिर्फ क्या है?
नाउन है। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक आप इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैटेगरी में नहीं ला सकते। ठीक बात है, कोई नहीं। अच्छा, नाउन नहीं है तो फिर क्या होगा? अरे प्रोनाउन होगा भाई। नाउन नहीं है तो क्या चाहिए? प्रोनाउन। अदरवाइज आपका सब्जेक्ट बन सकता है नहीं। तो दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। क्या? यहाँ तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक बात है। तो नाउन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या चाहिए आपको? प्रोनाउन चाहिए। तो दोनों में से किसी एक का होना क्या होगा? जरूरी होगा। क्या बोलेंगे आप इसे? इसे बोलेंगे आप सर्वनाम। तो प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। तो नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द क्या होते हैं आपके? प्रोनाउन होते हैं। इसका मतलब प्रोनाउन लगाने के लिए किसी न किसी नाउन को तो आपको हटाना ही अरे पड़ेगा ना। इंग्लिश पढ़ रखी है आपने पहले? या ऐसे ही टालम टोल कर रखा है? पढ़ रखी है ना। अच्छा, ऐसा कौन सा नाउन है जी हटाकर आप आई लगाएंगे? ऐसा मुझे एक नाउन ढूंढ के दे दो जिसे हटाकर आप आई लगाएंगे। अच्छा, मोहन को हटाकर आप क्या लगा सकते हैं? मोहन को हटाकर ही लगा सकते हैं, सब्जेक्ट है तो, और हिम लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट है तो। इसका मतलब मोहन को तो हटा सकते हैं किससे? ही से और हिम से। तो एक ऐसा नाउन बताओ जिसे हटाकर आप आई लगाएंगे। है कोई ध्यान में? फिर आपने प्रोनाउन में क्या पढ़ा फिर आपने अभी तक? ये तो बहुत बेसिक चीज है। अच्छा, ऐसा कौन सा नाउन है जिसे हटाकर आप वी लगाएंगे? चलो ये भी छोड़ो। ऐसा कौन सा नाउन है जिसे हटाकर आप यू लगाएंगे? अच्छा, ऐसा कौन सा नाउन है जिसे हटाकर आप शी लगाएंगे? अब तो बोल दोगे आप। रमीला बोल दिया, निर्मला बोल दिया, हटकर शी हो जाएगा, हार हो जाएगा कि नहीं? लेकिन आई लगाने के लिए, वी लगाने के लिए और यू लगाने के लिए आप किसी नाउन को हटा सकते ही नहीं। रिप्लेस नहीं करता किसी को। इसका हमारी परिभाषा ही गलत है। जो परिभाषा पढ़ते हैं ना आप, कौन सी वाली? नाउन को हटाकर लगने वाले शब्द क्या होते हैं आपके? प्रोनाउन होते हैं। वो सिर्फ भाई साहब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो सकते हैं। ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है, क्या हो सकता है आपका? इट या इनसे बनने वाले शब्द हो सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिप्लेस नाउन से नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आई, वी और यू ये नाउन के इक्विवेलेंट माने गए। तो किसी को हटा ही नहीं सकते ना भाई। आई किसको हटाएगा? मुमकिन ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं कि नहीं? तो इस आई को हटाने के लिए, लगाने के लिए किसको हटाएंगे? मुझे हटा देंगे क्या आप यहाँ से? अरे मुमकिन ही नहीं है। तो आई, वी और यू को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये कैसे होते हैं? नाउन के इक्विवेलेंट। यदि प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से प्रोनाउन है जो नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं, तो वो होते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, जिसमें क्या होता है? आई, वी और यू से बनने वाले क्या होते हैं आपके? वर्ड्स होते हैं। तो आई, वी और यू को रिप्लेस करने वाला कोई भी नाउन नहीं है। अच्छा, रिप्लेस कौन कर सकता है? सिर्फ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। वो कौन सा होता है? ही, शी, दे और इट से बनने वाले प्रोनाउन। बहुत गहरी बात है ये, पकड़ के रखना है इसको। चाहो तो नोट करके लिख लेना कहीं साइड में। अच्छा, तो क्या देखे? नाउन हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। अब इसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना है तो हाँ, इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन का विस्तार करने वाले शब्द क्या होंगे आपके? अरे एडजेक्टिव होंगे। तो नाउन का एक्सटेंशन कौन करेगा? नाउन का विस्तार कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। अच्छा, प्रोनाउन का विस्तार कौन करेगा? अरे वो भी एडजेक्टिव करेगा। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है। और जहाँ एडजेक्टिव बनेगा वहाँ क्या होगा पता है? मॉडिफायर बन के आएंगे। अभी क्या बोलेंगे? अब इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बोलेंगे? इसे एडजेक्टिव। और जब एमएच में पढ़े तो क्या बोलना पड़ेगा इसको आपको? अरे बात तो वो की भाई साहब। तो एडजेक्टिव समझ में आ गया तो एमएच में आपके समझ में आ जाएगा। और बिना एडजेक्टिव आप एमएच में पढ़ोगे तो उलझे रहोगे। तो हम लोग बिना बेसिक चीज़ें पढ़े कहाँ जाते? सीधे किसी और टॉपिक पे। तो एडजेक्टिव का नाम बदल देंगे कब? जब हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, फ्रेज एनालिसिस पढ़ेंगे तब इसका नाम बदलेंगे। बाकी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, नाउन का नाम क्या बोलेंगे? वहाँ पे हेड बोलेंगे। प्रोनाउन क्या बोलेंगे? वहाँ पे आप हेड बोलेंगे। और एडजेक्टिव क्या बोलेंगे वहाँ जाके? अरे मॉडिफायर बोल देंगे भाई। पहले आ गया तो प्री मॉडिफायर, बाद में आ गया तो पोस्ट मॉडिफायर। ठीक बात है। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है आपका? अब ये काम क्या करेंगे? ये तीनों शब्द
भाई एडजेक्टिव का स्वतंत्र यूज है ही नहीं। एडजेक्टिव कब काम करेगा पता है? जब नाउन या प्रोनाउन होगा। इसका मतलब एडजेक्टिव का इंडिपेंडेंट यूज नहीं है, ये डिपेंडेंट है किस पर? कभी नाउन पर कभी प्रोनाउन पे, तो इसका स्वतंत्र यूज नहीं हो सकता। तो ये तीनों मिलकर क्या करेंगे आपकी भाषा में? यहाँ तो बनेंगे सब्जेक्ट, यहाँ क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक बात है। तीसरा काम इसका फिलहाल नहीं है। तो दो चीजें मिल गई आपको, क्या क्या मिला? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किससे मिला? नाउन प्रोनाउन। और किससे मिला? आपका एडजेक्टिव से मिला। तो सेंटेंस के दो पार्ट तो आपको इन्हीं से पूरे हो गए। सब्जेक्ट मिल गया और अब क्या चाहिए आपको? इन दोनों के बीच में जोड़ने वाला शब्द वो क्या होता है आपका? अरे वर्ब चाहिए। तो बताओ सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है क्या? है नहीं, वो तो आप जैसे बोलेंगे वैसे मानना पड़ेगा ना। अरे वाक्य बनने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है क्या? नहीं, देख लो। कुछ तो जवाब दो। हाँ, इसका मतलब कभी कभी नहीं होता है। तो वाक्य बनने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता। कब नहीं होता ढूंढ लेंगे। अच्छा, वाक्य बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है क्या? ये भी जरूरी नहीं होता। वाक्य बनने के लिए क्या जरूरी है फिर? वर्ब का होना जरूरी। उसके बगैर आपका सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो सेंटेंस इज नॉट नेसेसरी, ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी, बट नेसेसरी क्या है फिर? वर्ब का होना जरूरी है। तो इन दोनों को कौन जोड़ेगा बीच में? तो जब किसी को कर्ता बनाएंगे तो क्या चाहिए उसको? क्रिया चाहिए। और क्रिया का असर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? अरे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिया का असर जिस पर होगा वो क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब मारने वाला और मार खाने वाला, इनमें कैसा संबंध है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है। मारने वाला क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। एक्शन क्या हो गया? मारना पीटना। असर किस पे हुआ? तो जो क्रिया की गई है कर्ता के द्वारा, उसका असर जिस पर होगा क्या कहलाएगा आपका भाई? अरे ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक बात है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किससे मिल गया आपको? इन तीनों से मिल गए। लेकिन इन अकेलों से काम नहीं हो सकता। क्या चाहिए आपको? वर्ब चाहिए। उसके बगैर सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो क्या चाहिए आपको अब? वर्ब। अच्छा, जो एडजेक्टिव इसका नाम क्या रखेंगे आगे जाके अपन लोग? तो एडजेक्टिव क्या बनते हैं नॉर्मली? एडजेक्टिव का जो मेन काम है वो क्या है? नॉर्मली क्या बन के आता है? ये मॉडिफायर बन के आते हैं। नॉर्मली काम इसके, बाकी अपवाद बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? मॉडिफायर बनना है। मॉडिफायर किसका बनेगा? नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफायर बनेगा। ठीक बात है। तो जब भी कभी कुछ एक्स्ट्रा बोलते हो हमेशा क्या होगा आपका? मॉडिफिकेशन ही होगा। वो क्या बन के आएगा आपका? मॉडिफायर बन के आएगा। ठीक बात है। अब एक्स्ट्रा किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा है वो सारा क्या है? वो मॉडिफायर है। और जिसकी ज़रूरत है वो क्या होंगे आपके? वो हेड कहलाएगा। तो जिसके बगैर काम चल सकता है नहीं वो तो क्या होगा आपका? हेड। और जिनके बगैर काम चल सकता है वो क्या होंगे आपके? मॉडिफायर होंगे। ठीक बात है। तो एडजेक्टिव के बगैर आपका काम नहीं चल सकता है तो मॉडिफायर है, नहीं तो उसके बगैर भी काम चल जाएगा। कहाँ दिक्कत है आपका? ठीक बात है। अच्छा, रोहन इज ए टीचर। अब इसमें कहाँ एडजेक्टिव है? अरे नहीं है ना। और फिर रोहन इज एन इंटेलिजेंट टीचर। अब इसमें एडजेक्टिव आ गया अपने पास। कौन है इंटेलिजेंट? क्या दिक्कत है? तो एडजेक्टिव के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है? ये मॉडिफायर है। और मॉडिफायर का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में। ठीक है। अच्छा, अब क्या चाहिए आपको? वर्ब। और वर्ब क्या होती है आपकी? एक्शन, जिसे बोलते हैं क्रिया। अच्छा, जब काम करते तो काम करने का ढंग भी तो होता है कि नहीं भाई? हैं, जैसे आप बैठे हैं तो आप कैसे बैठे हैं? नहीं, कैसे बैठे हैं आप? हैं ऐसे हाथ करके बैठे हैं, कि टेढ़ी कमर बैठे हैं, कि सीधे बैठे हैं, कि रिक्लाइंड बैठे हैं? कैसे बैठे हैं आप? तो बैठने का ढंग। अच्छा, बोलते कैसे हैं आप? अरे बोलना भाव है कि नहीं भाई? क्रिया है। कैसे बोलते हैं आप? कैसे बोलते हैं भाई? कभी धीरे बोलते हैं, कभी जोर से बोलते हैं, कभी विनम्रता से बोलते हैं, कभी बदतमीजी से बोलते हैं। सब क्या है ये? अरे बोलने का ढंग है कि नहीं भाई? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? भागते हैं कि नहीं? भागना क्या है? अरे क्रिया है। कैसे भागते हैं आप? डिपेंड करता है कि पीछे कौन कर रहा है। अरे भाई भागना इज वर्ब। अब कैसे भागते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका पीछा कौन कर रहा है। यदि पागल कुत्ता लगा रखा पीछे तो तेज भागेंगे। मस्ती में भाग रहे हैं तो अलग तरह का सिस्टम है कि नहीं? तो कहने का मतलब जो क्रिया करेगा उसके काम करने का ढंग भी होता है। उसे क्या बोलते हैं?
क्या होगा देखिए, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या हुआ, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट वर्ब। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा क्या हो गया आपका, एडवर्ब हुआ। तो बताओ एडवर्ब भी क्या कहलाएगा आपका, ये भी एक्स्ट्रा वर्ड है। और एक्स्ट्रा वर्ड क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर कहलाएंगे आगे जाके, ठीक बात है। तो क्या बोलेंगे आप इसे, इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट वर्ब। क्या हो गया आपका। अब देखिए इन दोनों ने मिलकर क्या किया, अरे सेंटेंस का वर्ब भी तो बनान भाई। तो सेंटेंस का मिल गया आपको, सब्जेक्ट मिल गया, क्या मिला आपको, ऑब्जेक्ट, और क्या मिल गया आपको, वर्ब। और ऐसा होने से क्या हुआ, सेंटेंस तो पूरा हो गया ना। और कल कहा था बेसिक यूनिट क्या होती है आपकी इंग्लिश की, ऐसे आ चुका है प्रश्न एग्जाम में, आरपीएससी में, कि इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक यूनिट क्या होती है, SVO होती है, ठीक बात है। तो आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, और क्या मिल गया आपको, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आगे, अब क्या करेंगे, जो आप सेंटेंस में वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्या नाउन है प्रोनाउन, तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अच्छा एक टेबल है आपकी, ये एक बैग है, दोनों क्या है, नाउन है। इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ तो संबंध है। आप ऐसा तो बोल नहीं सकते कि टेबल है वो थैला है या बैग है, और बैग टेबल है, क्या बोलेंगे आप इसे, अरे बाबा बैग टेबल पर रखा हुआ है, ये पर क्या है यहाँ पे, इट्स ए प्रेपोजिशन। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, कारक है, इसको बोलते हैं संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं। तो वैसे क्या बोलते हैं, अरे कारक बोलते हैं भाई। क्या करते हैं ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या करेंगे, संबंध, रिलेशन बताएंगे। तो क्या बनेगा फिर आपका ये, तो ये प्रीपोजिशन ये क्या है, प्रेपोजिशन, इसे क्या बोलेंगे आप, कारक। क्या बोलेंगे आप इसे, संबंध सूचक शब्द। किसे बताएगा संबंध, ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में। अच्छा जहाँ कारक लगाना है नहीं लगाएंगे तो गलती हो गई। अच्छा और गलती कैसे हो सकती है, लगाना था और छोड़ दिया, छोड़ना था और लगा दिया, लगाना था कुछ और लगा दिया कुछ और। इसलिए हमेशा कलाचूक रहते हैं किसमें है, और मैक्सिमम गलतियां किसमें होती हैं, इसी में होती है। और होने की वजह क्या है, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा इंग्लिश कहती है वो हम नहीं चाहते, लेकिन करना तो आपको वही पड़ेगा जो इंग्लिश कहती है। अच्छा संबंध बताता जरा किस तरह से, ये क्या है, कैप है ना, ठीक है। अब इसका संबंध है कहीं ना कहीं से, कहाँ पे, अच्छा हाथ से है, पेन तो नहीं है ही नहीं। अच्छा आपका संबंध किससे है, अभी पेड़ के नीचे बैठे हैं आप, अरे पेड़ तो 80 फुट रोड पे भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ है वहीं पे, अभी हाथ से, हाथ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका संबंध भाई साहब सिर्फ किससे है, हथेली से। संबंध भी भाषा में स्वीकार्य होना चाहिए। पेड़ 10 फुट दूर है, कहता है बैठा कहूँ पेड़ के नीचे, ये मुमकिन ही नहीं है ना, संबंध कहाँ बनाए नहीं फिर। तो अभी क्या है, ये हथेली है, और ये क्या है, ढक्कन है। अभी कहाँ है ये, अब इन दोनों के बीच में संबंध है क्या, हाँ इसका मतलब ढक्कन कहाँ है। तो कैसे बोलेंगे सेंटेंस, द ढक्कन इज ऑन द हथेली। भाई ढक्कन की इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, हथेली की इंग्लिश नहीं तो बाकी तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो क्या बोलेंगे आप इसे, द ढक्कन इज ऑन द हथेली। अब इसमें से ऑन को हटा दो आप, तो भाई साहब ढक्कन हथेली हो जाएगी, और ढक्कन हथेली हो सकती ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या एक संबंध बताने वाला शब्द, क्या बोलेंगे आप उसे, कारक। अभी कहाँ है ये, अब क्या हुआ, द ढक्कन इज, हाँ इन द मुट्ठी, हथेली तो गायब हो गई है। अरे बाबा अब तो मुट्ठी हो गई है, तो ढक्कन इज क्या हो गया, इन द मुट्ठी। क्या बोलते हैं मुट्ठी को, लो बताओ, हथेली तो पता है ना भाई साहब, ग्रेड सेकंड की है, पा नहीं, पाम। क्या होता है, पाम का मतलब हो गई हथेली, ठीक है। अभी वो पाम ऑयल नहीं है, वो पाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका पत्ता हथेली जैसा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको पाम ट्री बोलते हैं, ठीक बात है। तो पाम का मतलब क्या हुआ, हथेली, और फिस्ट का मीनिंग क्या हुआ, अरे मुट्ठी होगी ना। तो अब ढक्कन कहाँ है, तो द ढक्कन इज
इन द फिस्ट या इन द मुट्ठी, ठीक बात है। अब क्या लगा दिया इन, अब इनको हटा दो एक बार, समझ नहीं आएगा, फिर क्या बन जाएगा, ढक्कन मुट्ठी है, जो कभी हो सकता ही नहीं। हाँ होता है रीजनिंग में, अरे जब आप पढ़ते हैं लॉजिक पढ़ते हैं रीजनिंग पढ़ते हैं वहाँ पे होता है, और वहाँ तो कुछ भी हो सकता है भाई, और वहाँ तो सारे अंधे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सारे देखते कैसे हैं, अंधे हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो अभी रीजनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं। अभी कहाँ है ये, अभी कहाँ है ये अंगुलियों के बीच में, और दो के बीच का मामला क्या होता है, बिटवीन होता है। तो क्या बोलेंगे, द ढक्कन इज बिटवीन द फिंगर्स, समझ रहे, कहाँ लगा दिया, होठों के बीच में, तो अरे बिटवीन द लिप्स, और क्या हुआ, रख दिया मुंह में, क्या हुआ, इन द माउथ, आपको दिख रहा है और मुंह बंद कर लिया तो हाँ ये हो जाएगा इनसाइड द माउथ, ठीक है। अच्छा ये जो ढक्कन है, मैं आपसे कहता हूँ कि ये दिखाते हुए मैं आपको जेब में डालता हूँ, दिखाते हुए दिख रहा है आपको अंदर जाता हुआ, तो क्या होगा, ये गति से अंदर जाना क्या होगा, इनटू, जेब में जाने के बाद क्या हो जाएगा, इन द पॉकेट, और पॉकेट की सिलाई कर दी ऊपर से तो इन साइड द पॉकेट, ठीक बात है। और पॉकेट में से फिर बाहर निकालते तो क्या हुआ, दिखते हुए, तो गति से अंदर गया तो इनटू, और गति से बाहर आया तो अरे आउट ऑफ होता है भाई साहब। जब प्रिपोजिशन समझ में नहीं आता है तो उन चीज़ों को किसी घटनाक्रम के साथ जोड़ दो, अपने आप याद हो जाएंगी। और घटनाक्रम चीज़ों को समझाने में क्या करते हैं, आपकी बड़ी मदद करते हैं। तो गति से अंदर जाना क्या हुआ, इनटू, गति से बाहर आना क्या हुआ, आउट ऑफ, तो एक दूसरे का ऑपोजिट हुए कि नहीं हुए। और इनटू आउट ऑफ नॉर्मली एग्जाम में आते हैं, नॉर्मली यदि आप प्रश्न देखते हैं पिछले सालों के तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ये प्रश्न, ठीक बात है। अच्छा आपका नाम, अच्छा देखिए यहाँ कोर्स पूरा होने के बाद कल्पना से बाहर मुलाकात होती है, ठीक है। और मैंने पूछा अरे मैंने इधर इधर कहते क्या है, तो मैंने पूछा कि भाई आप तो मेरे स्टूडेंट रहे हो, तो कहते तो क्या बहुत रहते हैं, इसी का फर्क पड़ता है। अभी उल्टा जवाब दे रही, मैं सीधा पूछ रहा हूँ इसको। आखिर मैंने इसका नाम बोला, मैंने कहा कल्पना क्या हाल है भाई तुम्हारे। अब जब नाम बोला तो शांत हो गई, कहते अरे नाम याद है। अच्छा किसी व्यक्ति पे आपको इम्प्रेशन जमाना तो क्या है, उसका नाम याद रखो। किसी व्यक्ति को नाम से पुकारो, आदमी अपने आप शांत हो जाएगा। ए इधर आ, कहते क्या है, कहते मोहन, अरे नाम याद रखो, अच्छे से पहचान हो जाएगी आपकी, ठीक बात है। जो मैंने कहा कल्पना, कहते हाँ सर कैसे है, तो क्या ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई तो बढ़िया चल रही है। लेकिन इसके पहले नाराज थी। मैंने जब इसका नाम पूछा कि मैंने आपका नाम क्या, तो क्या आपका नाम पूछने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू आस्क माई नेम, ठीक बात है। अब इसने क्या किया पता है, मेरा ध्यान डाइवर्ट किया। कहते हैं जेब की तरफ देखो, आप ध्यान दिए, और उसमें से जेब में से क्या निकालते, चक्कू निकाल रही है। शी इज टेकिंग अ नाइफ आउट ऑफ द पॉकेट, निकाली जेब में से बाहर, और शी हेल्ड मी विद द कॉलर, इसने मुझे क्या किया, कॉलर से पकड़ा, और कहता कैसा लग रहा है अभी चक्कू, मैंने कहा इनटू लग रहा है। क्या लग रहा है, इनटू। फिर पूछा कैसा लग रहा है, मैंने कहा अभी इन लग रहा है। अरे गति से अंदर गया तो इनटू, गति खत्म हो गई तो इन। कहता अब कैसा लग रहा है, मैंने कहा एक बार आउट ऑफ करो फिर बताएं। अब इतनी मैंने अंग्रेजी बोली, इसको बड़ा गुस्सा आ गया, तो अंग्रेजी बोलता है, इनटू आउट ऑफ, इनटू आउट ऑफ। अब कैसा लग रहा है, मैंने कहा ओवर। तो जब सारी सीमा खत्म होती है वहाँ क्या होता है, अरे और हो जाता है, ठीक बात है। तो घटनाक्रम से जोड़ दो चीज़ों को, क्या चीज़ें। तो प्रिपोजिशन बहुत बड़ा क्या करता है, रोल प्ले करता है, क्या करने में, भाषा को समझाने में। लगाना होता है कुछ, लगा देते हैं, कुछ नहीं लगाना होता है, लगा देते हैं, वो लगाना होता है और छोड़ देते हैं। ये दिक्कत रहती है किसमें, प्रिपोजिशन में। अच्छा गंदी बातें याद रहती है या अच्छी बातें याद रहती है आपको, गंदी बातें लंबे समय तक याद रहती है, चिरस्थायी होती है भाई। तो मैं आपको गंदी बात सिखाता हूँ कभी। अच्छा देखिए सर्दी का माहौल होता है, सर्दी का सीजन होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं, नंग धड़ंग, अरे होते कि नहीं होते, ठीक है। अब उनके साथ दिक्कत होती है, सर्दी में बच्चों के साथ क्या होता है, अपने आप आउट ऑफ होता है, क्या होता है, अरे होता है कि नहीं, अपने आप क्या होता है, आउट ऑफ। और फिर क्या करता है वो, अरे इनटू करता है, थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है, फिर आउट ऑफ, फिर क्या करता है वो, इनटू। दुखी हो जाता है बेचारा, आखिर में क्या करता है उसे, वाइप आउट। वाइप आउट का मीनिंग क्या, अरे बाबा पहुंच लेना। और पहुंचते कैसे, नॉर्मली शर्ट से पहुंचते हैं, शर्ट की बाह से पहुंचते हैं, नहीं। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि सब ने कर रखा है, अब बड़े हो गए इसलिए आप कर रहे हैं, ठीक है ना। और कहते हैं कि नमकीन टाइप होता है, वो अलग चीज। तो इनटू आउट ऑफ क्या है भाई, एक दूसरे के ऑपोजिट है। और
गति को दर्शाते हैं। गति कैसी होती है? अंदर की तरफ इनटू बाहर की तरफ क्या हो गया आपका? आउट ऑफ। और गति खत्म हो गई तो इन। खड़े खड़े बोलते हैं आप, आ जाऊं क्या अंदर? क्या बोलते हैं आप सेंटेंस? मैं आई कम इनटू नहीं। चलता चलता नहीं पूछेगा, खड़ा रहेगा फिर पूछेगा, इसका मतलब गति तो नहीं है ना, इसलिए क्या बोलते हैं उसे? मैं आई कम इन। फिर क्या बोलते हैं कि यस कम इन। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ कहा है, और जब आएगा तो ही एंटर्ड। अच्छा, ही एंटर्ड या ही वेंट इनटू क्या आएगा? अच्छा लिख लेता हूं, क्या लिखा है? एंटर। क्या लिखा है? गो। और क्या लिखा है? अच्छा, अंदर बैठा व्यक्ति कहता है कि चलता चला कमरे में आ जा, तो क्या वो कम इनटू द रूम ना? चलते चलते आपको आना है, क्या वो कम इनटू द रूम। और बाहर व्यक्ति खड़ा कहता है कि कमरे में चला जा, तो गो इनटू द रूम। ठीक बात है। और एंटर यूज करेंगे तो बताओ एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना होता है। और प्रवेश करना का मीनिंग पहले से है, तो इसमें इनटू आपको नहीं लगाना है। तो एग्जाम प्रश्न कौन सा आएगा पता है? ये खाली छोड़ देगा, कहता प्रीपोजिशन लगा दे यहाँ पे। अब हमारी आदत क्या है, कहते गया अंदर गति से और क्या लगा दिया? इनटू लगा दिया, तो अरे एरर हो जाएगी भाई साहब। तो गो और कम ले सकते हैं इनटू, क्योंकि इनमें अंदर जाना नहीं होता है। ठीक बात है। इनमें सिर्फ गति होती है, लेकिन गति कैसी? कहीं भी हो सकती है, लेकिन अंदर बाहर जाने गति तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसे इनटू देना पड़ेगा। तो गो इनटू का मीनिंग अंदर चले जाना, और कम इनटू का मीनिंग क्या? वो अंदर चले आना हो जाएगा। तो एंटर के साथ नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि एंटर का मतलब ही क्या है? अरे प्रवेश करना है। ठीक बात है। अब कहीं भी प्रवेश करने की जगह नहीं, और आप किसी को बोलते हैं कि एंटर एंटर एंटर, कहते भाई साहब कहाँ है ही नहीं। तो एंटर होने के लिए आपको कवर्ड चीज का होना जरूरी है। ठीक बात है। तो प्रीपोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाषा में। इस पे ध्यान दे दिया तो गलती होने के चांसेस बहुत क्या होते हैं भाई? कम। और आगे आपके जो फ्रेजेस बनेंगे ना भाई साहब, किससे बनेंगे? प्रीपोजिशन से ही बनेंगे आपके। ठीक बात है। कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो देखिए प्रीपोजिशन जब यूज करना आपको आ गया, तो अपना वाक्य पूरा बन गया। सब्जेक्ट बना, वर्ब बन गई, ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन प्रोनाउन के बीच में क्या कर दिया आपने? सब्जेक्ट तालमेल बता दिया, तो क्या बना आपका? ये प्रीपोजिशन हो गया। और प्रीपोजिशन आने के बाद वाक्य क्या होगा आपका? पूरा हो गया। और वाक्य पूरा होने के बाद फिर क्या मन में आती है? कहते थे ऐसा करते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में, मजा आएगा। और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं? अरे बाबा कंजंक्शन होते हैं। तो वाक्यों के बीच में संबंध बताएगा और फिर जोड़ेगा, वो क्या कहलाएगा आपका? कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक बात है। तो सातवां पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है आपका? स्पेलिंग को लेकर डाउट है मुझे, आप ध्यान देना जरा, ठीक है ना? स्पेलिंग सही है ना? पक्का ना? क्या कुछ और मन में है? सही है स्पेलिंग? कंजक्शन की कंजंक्शन? तो कंजंक्शन होती है, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या लिखते थे इसको? कंजक्शन कर देते हैं। तो कंजक्शन नाम का कोई शब्द इस तरह से है नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? संयोजक। क्या काम करेगा ये? वाक्यों के बीच में संबंध बताएगा और फिर क्या करेगा? आपस में जोड़ेगा। तो क्या बनेगा आपका? ये कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक बात है। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है देखिए, और कंजंक्शन यूज होने के बाद फिर भाषा अपने पूर्ण रूप में आ जाती है, फिर उसमें कुछ कमी रहती ही नहीं है। ठीक बात है। उसके बाद भाषा में क्या होता है? भाव होते हैं। क्या होती है? फीलिंग्स। क्या होती है? और अनुभूतियाँ होती हैं। वो कैसे व्यक्त करते हैं आप? तो जो भाषा में भाव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, अलग अलग तरह के जो विचार आते हैं, आपको कैसे व्यक्त करते हैं आप? तो उसके लिए भी बना रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है? जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्मय आदि बोधक शब्द जिन्हें बोलते हैं, क्या होता है आपका? विस्मय होता है। तो क्या होता है वो होते हैं आपके इंटरजेक्शन। ठीक बात है। जिन्हें क्या बोलते हैं आप? विस्मय आदि बोधक बोल दो या क्या बोल दो, इसे विस्मय बोल दो। कितनी बातें होगी टोटल? 8। और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके समझ में आ गया ना, तो आपका जितना भी सिलेबस है ग्रेड सेकेंड का, एसएससी का अलग है, बैंक का अलग, उसे आपका लेना देना नहीं है। यदि ये बातें आपने समझ ली तो सारा का सारा काम ठीक से होने लग जाएगा। कितनी बातें बनी टोटल अपने पास? 8। सब्जेक्ट किससे बना आपका? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से। वर्ब कैसे बनी आपकी? वर्ब और एडवर्ब से। और देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब का होना कोई जरूरी नहीं, इनके बगैर आपका सेंटेंस बन सकता है। और जिनके बगैर सेंटेंस बन सकता है वो क्या कहलाएंगे फिर आपके?
मॉडिफायर कहलाएंगे आगे जाके। तो जिनका होना जरूरी है वो तो हेड बन के आते हैं, और जिनके बगैर काम चल सकता है वो क्या होते हैं आपके मॉडिफायर्स बन के आते हैं। प्रीपोजिशन क्या करेंगे, संबंध बताएंगे। वाक्य कंजंक्शन क्या करेंगे, वाक्यों के बीच में संबंध बताएंगे। और इंटरजेक्शन, जब सडन फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, सुख की, दुख की, कष्ट की, वो कैसे बताते हैं आप, और वो क्या होता है आपका इंटरजेक्शन होता है। कितनी बातें होगी टोटल 8, ठीक बात है। इसे जल्दी से कॉपी करिए। तो एलिमेंट कितने होगा आपके बेसिक SVO, और कल जो बताया था क्या था SVOCA या फिर SPOCA, दोनों का मतलब क्या है, अरे एक ही तो है। इसका मतलब SVOCA इज इक्वल टू, ये जस्टिफाइड है, ठीक बात है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस नाम बदला है इसका और कुछ नहीं किया। तो जो वर्ब है उसे क्या बोल देते हैं यहाँ पे, प्रेडिकेटर, नॉट प्रेडिकेट। यहां तक बात समझ में आ गई आपकी, इसे मिटा दो। तो कितनी बातें होगी अपने पास टोटल 8 बातें होगी, ठीक है। बाकी जो टॉपिक निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे आपके। अच्छा अभी आप बोलेंगे साहब आर्टिकल का क्या हुआ, तो क्या आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अरे आर्टिकल्स को बोलते हैं डिटरमिनर्स बोलते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में अरे नहीं आते। प्रश्न हो सकता है आपका एग्जाम में, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, तो क्या होगा भाई, यहाँ तो लिखा होगा आर्टिकल्स, यहाँ क्या लिखा मिलेगा आपको डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी में नहीं आते। किस में आएंगे फिर ये आते हैं इस कैटेगरी में आएंगे, जो मॉडिफायर बन के आएंगे आपके, ठीक बात है। तो आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स आर नॉट ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होते ही नहीं है, ठीक बात है। अच्छा बाकी चीजें कहाँ से निकलेगी, तो बाकी चीजें जो आप पढ़ेंगे कहाँ से निकलेगी, सारी की सारी वर्ब से निकलेगी। तो वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें से क्या क्या टॉपिक निकलेंगे इसकी जानकारी होना जरूरी है। नाउन प्रोनाउन को आपने बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक को, ठीक बात है। वर्ब को तो आपने फिर भी अरे पढ़ा हुआ है आपने वर्ब को, तो वर्ब पढ़ेंगे तो क्या क्या टॉपिक निकलेंगे उसको भी एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं। जिससे आपका जो ग्रामर का पार्ट है ना भाई, वो इसमें कवर हो जाएगा आपका सारा का सारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाकी सारी चीजें कहाँ से निकलेगी आपकी, और वर्ब से। और जब वर्ब पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक क्या निकलेगा इसमें से, तो वर्ब का पहला टॉपिक होता है आपका क्या, टेंसेस होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं भाई, टेंस किससे बनते हैं, अच्छा टेंस से वर्ब बनती है कि वर्ब से टेंस बनते हैं, यहाँ टेंस से वर्ब बनती है। हमने हमेशा उल्टा हिसाब किताब किया, टेंस वर्ब से बनते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा पता है, उल्टा हिसाब किताब पढ़ा। हमने टेंस का नाम याद किया पहले, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे ये क्या होता है, कुछ नहीं है, ये किसी वर्ब से बनेगा। तो वर्ब का नेचर समझ लो, टेंस अपने आप आपके हो जाएंगे। लेकिन हमने पहले टेंस का नाम याद किया, कौन सा, प्रेजेंट का सिंपल याद किया, या प्रेजेंट का इंडेफिनिट याद किया, फिर क्या प्रेजेंट का कंटिन्यूस, फिर क्या पढ़ा प्रेजेंट का परफेक्ट, फिर क्या पढ़ा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये क्या होता है, कुछ नहीं है। जो जो वर्ब के बनेंगे कॉम्बिनेशन वैसे क्या बनेंगे आपके टेंस बनेंगे। तो वर्ब का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, टेंस खुद ब खुद बन जाएंगे। लेकिन हमारी आदतें कुछ अलग तरीके रही है। जब देखते हैं ना हैज और हैव, जानते क्या आता है उमड़ घुमड़ के, परफेक्ट। लेकिन हैज हैव का परफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ क्या बताता है, अरे प्रेजेंट बताता है भाई। इसके बाद आने वाली वर्ब डिसाइड करेगी आगे मामला कैसा है। तो थर्ड वर्ब आ गई तो अरे परफेक्ट, इसका परफेक्ट कौन बनाता है, हैज हैव की थर्ड वर्ब, हैज हैव नहीं बताता, थर्ड वर्ब बताता आपका परफेक्शन। तो कार्य की पूर्णता कौन बताता है, थर्ड वर्ब बताती है। लेकिन हमें हैज हैव देखते के साथ ही अंदर से कुछ आने लग जाता है, क्या फीलिंग, जैसे भोपों का आती है ना वैसे। अच्छा इधर हम देखते के साथ ही क्या मन में आती है, कंटिन्यूस। आती कि नहीं आती, ऐसा क्यों होता है आपके साथ। अच्छा कभी कभी टेंस का नाम पूछते हैं आपको एग्जाम में, पूछते कि नहीं, कहते इस सेंटेंस में कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है। क्या लिखा है भाई, योर फेस इज चार्मिंग, चार्मिंग नहीं, चार्मिंग, चाउमीन नहीं क्या है, चार्मिंग। अब आपसे पूछा गया इसमें कि इसका टेंस बता दो भाई,
प्रश्न देखते के साथ ही कहता है यार क्या प्रश्न पूछता है भाई ये, इतने हल्के। अब की बार मेरिट 100 में 100 जाएगी भाई। कौन सा टेंस है इसका? अब जो इंटेलिजेंट है, समझदार है, जिस ढंग से पढ़ रखा है वो तो ठीक है, और जो रट्टुमल है ना, कहते कितना आसान पूछा देख। क्या? प्रेजेंट का कंटिन्यूस। अच्छा, पैसिव फॉर्म आईएनजी वर्ब आती है? ए भाई साहब, एक तो आंसर गलत हो गया आपका, ये तो हो गया। हाँ भाई, कौन सा टेंस है इसका? नहीं देख के बताओ ना भाई, अभी क्या होगा? गलत होगा ना, और गलतियां करोगे तो ही सीखोगे। बिना गलतियों से आज दिन तक कोई भी नहीं सीखा है। हाँ बता भाई, टेंस कौन सा है इसका? है ना? क्या सही है इनका जवाब? इस सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट सिंपल और वीकेंसी प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कहते उसका क्या हुआ? आईएनजी का। आईएनजी दिख रही है? कंटिन्यूस है या तो नहीं है? अरे बाबा, कंटिन्यूस तब होता है जब उसमें एक्शन होता है। इसमें एक्शन है क्या? इस सेंटेंस का मतलब है आपका चेहरा कैसा है? अरे आकर्षक है भाई साहब, चार्मिंग है। ये वर्ब का फॉर्म ही नहीं, तो एडजेक्टिव है भी वर्ब के फॉर्म में। तो जहां भी देखा ना इजारे और आईएनजी वर्ब का, तो ओहो क्या है भाई? प्रेजेंट का कंटिन्यूस। ये तो गलत हो गया आपका हिसाब किताब। ठीक है, तो प्रश्न कैसे आएंगे? जो लगते कैसे हैं आपको? बिल्कुल हल्के, लेकिन साथ में क्या कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, उसमें लॉजिक होगा आपका। ठीक बात है, कोई नहीं। तो हैजब देखकर परफेक्ट नहीं देखना है, और आईएनजी देखकर, सॉरी इजारम देखकर कंटिन्यूस नहीं देखना है। ठीक बात है, तो बहुत अलग अलग लोचे हैं जो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वह पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक क्या निकलेगा आपका? टेंसेस। अच्छा, टेंस का मतलब क्या होता है? अरे टेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, काल समय होता है। अच्छा, दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका? और टेंस आपको हमेशा तनाव देता है। तो टेंशन वर्ड कहाँ से बना? इसी से बना। इसका टेंस वर्ब भी तो है। इसका मतलब तनाव में आना, तनाव देना होता है इसका मतलब। उसे नाउन क्या बना दिया आपने? अरे टेंशन बना दिया भाई। ठीक बात है, तो एक तो मीनिंग क्या निकले इसका? काल समय। दूसरा मतलब क्या हुआ इसका? तनाव में आना। ठीक है, इसकी फॉर्म क्या बनती है? टेंस्ड। जैसे बोलते हैं आई एम टेंस्ड, का मतलब क्या हुआ? हाँ, मैं अभी कैसा हूँ? तनाव में हूँ। ठीक बात है। खैर, तो टेंस कितने होते हैं आपके पास? 2 या 3? तो देखो अभी तक तो 3 पढ़े अपन ने, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला कौन सा होता है? पहला होता है पास्ट, फिर क्या होता है आपका? प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस नहीं है। अब पढ़ेंगे अलग बात है, बाकी प्रश्न आएगा तो टेंस 2 ही बोलने हैं आपको। कौन सा वाला? पास्ट और तो फिर फ्यूचर क्या है? ये सिर्फ टाइम रेफरेंस है एक आपका। ये काल के रूप में यूज नहीं होता है, लेकिन छठी क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं क्या? हाँ, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आगे गए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? इतना क्या पूछा हल्का, थोड़ा सा भारी पूछना चाहिए था ना। तो पहला टेंस कौन सा होता है आपका? पास्ट या प्रेजेंट? हाँ, पहला होता है पास्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का वर्तमान क्यों आपका अभी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका क्या है? पास्ट है। तो पहला टेंस क्या होगा भाई? पास्ट। दूसरा क्या होगा? प्रेजेंट। और अभी लिख लो एक बात, तीसरा क्या लिखेंगे अभी? फ्यूचर लिख दो। बाकी एग्जाम आएंगे तो आपको टेंस 2 ही लिखने हैं। ठीक बात है। पास्ट और क्या होता है आपका? प्रेजेंट। और फ्यूचर क्या है भाई? अरे टाइम रेफरेंस कहलाएगा आपका। ठीक बात है, समय का संदर्भ देने वाला क्या एक आइटम है। और तो टेंस कितने हो गए अपने पास? 3 हो गए। और इन तीनों के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। कितने कितने? अरे 4 है कि नहीं भाई? और 4 होने का मतलब टोटल कितने हो गए आपके पास? अरे 12 टेंस हो गए अपने पास। ठीक बात है, तो टोटल टेंसेस कितने होते हैं? यदि बात करें बेसिक चीज़ों की लेकर 12 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन होते हैं। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 किसके होते हैं? फ्यूचर के। जो आपको अच्छे से याद है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ रिवाइज करके समझना है आपको, बेसिक से समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, टेंस के बाद फिर क्या आता है भाई? अच्छा, टेंस पढ़ने में कितना वक्त लगता है वैसे आपको? यदि कभी इम्प्रूवमेंट इंग्लिश कर रहे होते हैं, आप कहते हैं इंग्लिश सुधारने के लिए पढ़ रहे हैं, तो कितना टाइम लगता है टेंस पढ़ने में? 1 महीना लग जाता है भाई। कितना लगता है? ऑन एन एवरेज कितना लगता है? औसत अवधि कितनी होती है टेंस को पढ़ने में? 1 महीना लगता है। और 1 महीना पढ़ने के बाद भी टेंस में आने वाले प्रश्न हल हो जाए, ये मामला कैसा होता है? डाउटफुल होता है। तो फिर आपने पढ़ा क्या? कहते पढ़ लिया ना, ताए ती तय है, राह रही रहे,
और चुका चुकी और चुके, और ऐसे चुके कि वापस ट्रैक पर ही नहीं आए। अच्छा अभी ताते थे क्यों करते हैं, मतलब टेंस पढ़ते समय, ये समझ में नहीं आया मेरे। अरे वो छठी क्लास में ठीक है, जब हिंदी से आपको अंग्रेजी बनानी होती है तब तो ठीक है। अच्छा आपका जो आएगा क्वेश्चन पेपर वो हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा? तो आपको क्या हिंदी से इंग्लिश आनी चाहिए कि इंग्लिश से हिंदी आनी चाहिए? आपको इंग्लिश का हिंदी वर्जन आना चाहिए, तब तो आपका पढ़ना कैसा है, सार्थक है। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अरे हिंदी से क्या करते हैं इंग्लिश, ये तो मामला बैठेगा ही नहीं आपका। तो आपको इंग्लिश लिखा समझ में आना क्या होगा, जरूरी है। और वो समझ में नहीं आया तो फिर मामला बैठेगा ही नहीं, ठीक बात है। अच्छा टेंस के बाद फिर क्या होता है, अरे कुछ तो होता है ना। तो इसी टेंस को कैसे लिखा जाए बदल कर कि इसका मीनिंग चेंज नहीं हो। तो वॉइस होते हैं भाई साहब, क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन से? अच्छा एक्टिव पैसिव को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको? तो जितना टाइम लगा ना किस में, उतना टाइम किस में लगेगा आपका, वॉइस में लगेगा, क्योंकि सेम टू सेम है, वही टेंस है, वही वॉइस है आपका, सीधा का सीधा। तो एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होता है आपका। अच्छा एक्टिव वॉइस से क्या मतलब है आपका, चलो मतलब को छोड़ो, एक्टिव वॉइस किस कंडीशन में यूज किया जाता है भाई, जो दो वॉइस बने तो कोई तो इसके पीछे कारण होगा ना। एक्टिव वॉइस कब यूज किया जाता है, हमारा तो पता कर ले कि पिछवाड़े का अगवाड़े, अगवाड़े का पिछवाड़े, वर्ब को खींच के लंबी कर दो, वॉइस बन जाएगा पैसिव, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं टेंस तो कोई सा भी हो सकता है भाई, इसमें प्रेजेंट में क्यों, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था कि हाँ हाँ देखो भाई जी सुन लीजिए, बात हमेशा प्रेजेंट में ही होती है, यूँ नहीं कि पास्ट में जाके बात कर सकते हैं आप, हैं जैसे कि मेरा जन्म 70 में हुआ था, मैं 70 में थोड़ी जाऊंगा अभी, बात तो किस में होगी, प्रेजेंट में होगी। सेंटेंस में जैसे वर्ड है वैसे का निकलेगा, अरे मीनिंग नहीं लेगा। तो सेंटेंस के वर्ड्स मीनिंग क्रिएट करते हैं, बात तो प्रेजेंट में ही होती है। अब जो बातचीत कर रहे हैं इसका कभी असर कहाँ जाता है, पास्ट में, कभी कहाँ रहता है ये प्रेजेंट में, कभी कहाँ चला जाता है, फ्यूचर रेफरेंस चला जाता है। कहते हैं कल ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, बात तो किस में हो रही है, प्रेजेंट में, असर कहाँ हो रहा है, इसका मतलब। तो टॉक किस में होती है, हमेशा प्रेजेंट में होती है। और उस सेंटेंस में आने वाले शब्द आपका मीनिंग तय करेंगे, उसका मीनिंग क्या निकलेगा। अच्छा आई वॉज बॉर्न इन 1970, अब इसमें थोड़ी 70 में जाके बात करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो वाक्य में शब्द आते हैं, वहां से क्या होगा आपका मीनिंग क्लियर होगा, ठीक बात है। तो बात किस में होती है, प्रेजेंट में होती है। तो एक्टिव वॉइस से क्या मतलब है आपका। अच्छा वाक्य शुरू कैसे होता है, अच्छा एक्टिव होगा, इनकी बात सही है क्या, सब्जेक्ट से बार शुरू होता है तो एक्टिव होता है कि नहीं भाई। तो ऐसा कौन सा वाक्य जो ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है, मुझे एक ऐसा वाक्य बता दो जो ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ भाई साहब। तो वाक्य की शुरुआत किससे होती है, तो ऐसा वाक्य बता दो जिसमें ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू हुआ हो आपका। इसका आपके जवाब में कुछ न कुछ लोचा होता है, आपका जवाब सटीक नहीं होता है। अच्छा कोई बात नहीं, एक वाक्य शुरू हो रहा है किससे आपका, आई से, एक्टिव के पैसिव, वो तो ऑलरेडी साइंटिस्ट होगा तो मालूम चलेगा। सेंटेंस नहीं, वर्ब डिसाइड करेगी। इसका मतलब एक्टिव पैसिव कुछ नहीं होता भाई साहब, एक्टिव वर्ब होती है और पैसिव वर्ब होती है। आई का कोई लेना देना नहीं है, आई से शुरू होने वाला वाक्य एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। तो ये किसका सब्जेक्ट है, एक्टिव का कि पैसिव का, किसका भी हो सकता है। इसका आने वाली वर्ब डिसाइड करेगी एक्टिव है कि पैसिव है। तो ये बात भी गलत होगी। अब बताओ एक्टिव का मतलब क्या है, इन सब का संबंध ग्रेड सेकंड से है। लिखा मिलेगा व्हेन डू वी यूज एक्टिव वॉइस, नीचे देंगे आपको ऑप्शन, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, ऑल ऑफ दिस कंडीशन, कुछ भी आ सकता है वहां पे। पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं, आ चुके हैं प्रश्न आपके, देंगे 3-4 ऑप्शन देंगे आपके, 4 ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा, फिर कह ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। और आपके आरपीएस में सारे ऐसे एग्जाम आते हैं ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज वाले आते हैं ऑप्शन, कंफ्यूज करने वाले। अच्छा देखिए दो तरह की बातें होती है, फॉर्मल और
इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या हुआ? औपचारिक। इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? इन दोनों में क्या फर्क है ये बता दो फिर। अच्छा, ऑफिस में आप कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मल। फॉर्मल। और घर पे? तो ऑफिस में कौन सी भाषा इस्तेमाल करेंगे आप? एक्टिव के पैसिव वाली? तब सुन लीजिए, जहाँ फॉर्मल लैंग्वेज है वहाँ क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको? पैसिव वॉइस। और जहाँ इनफॉर्मल है वहाँ क्या करेंगे आप? एक्टिव वॉइस। अच्छा, घर वालों से बात करेंगे तो क्या करेंगे आप? इनफॉर्मल बात करेंगे या सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए कैसे भी कर लेंगे? इसका मतलब जहाँ निजी रिश्ते होते हैं वहाँ कैसा वॉइस होगा आपका? एक्टिव। और जहाँ फॉर्मल रिश्ते होंगे वहाँ कैसा होगा आपका? पैसिव वॉइस। अच्छा, ऑफिस में आपसे को कहता मैं तेरा ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो करके बता। नहीं, आपका ट्रांसफ़र किया जाता है। मैं कौन होता है? वहाँ तो पद काम करते हैं भाई। इसका मतलब मैं आपका ट्रांसफ़र करता हूँ, ये वाक्य ठीक नहीं है। आपका ट्रांसफ़र किया जाता है, आपको सलाह दी जाती है, आपसे ये कहा जाता है, आपको आदेश दिया जाता है। कैसी भाषा है? अरे सारी फॉर्मल है। तो फॉर्मल में कौन सा वॉइस काम मिलेंगे आप? पैसिव वॉइस। इनफॉर्मल में क्या काम मिलेंगे आप? एक्टिव वॉइस। अच्छा, घर पे बात कर रहे हैं, एक हस्बैंड अपनी पत्नी से कह रहा है, एक वाक्य बोलता है, देखना कौन सा अच्छा लगेगा पत्नी को, उसके हिसाब से देखना वॉइस कौन सा आपका ठीक बात है, एक्टिव है कि पैसिव है। कहते सुनो जी, कहते हाँ जी, कहते मेरे द्वारा आपको प्यार किया जाता है कहते रहबा दो। पैसिव वॉइस में डिस्टेंस बढ़ जाती है। कहते सुनो क्या हुआ? कहते मैं आपसे प्यार करता हूँ। कहते हाँ अब ये ठीक है। तो मैं आपसे प्यार करता हूँ कैसा वॉइस है? अरे भाई साहब एक्टिव है। और मेरे द्वारा आपको प्यार किया जाता है तो क्या हुआ? ये संबंधी टूट जाएगा। भाई साहब कहते तलाक तलाक और तीसरा होते के साथ ही क्या हुआ? रिश्ता टूट जाएगा। तो एक्टिव वॉइस कब काम में लेते हैं भाई? इनफॉर्मल भाषा में। और पैसिव कब काम में लेते हैं आप? फॉर्मल भाषा में। प्रश्न आ चुका, ध्यान देना जरा इन्हें। हालांकि आगे आएंगी सारी बातें धीरे धीरे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ जो आपको पता है भी कि नहीं। कई बार हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत अच्छी खासी आती है, लेकिन पता तब चलता है आप किसी टीचर के सामने क्या होते हैं, बैठे होते, तब पता चलता है कि हमारा हिसाब किताब है कहाँ तक बैठा हुआ है। अच्छा, वैसे एक वाक्य लिख रहा हूँ, सही या गलत आप डिसाइड करना जरा, ठीक बात है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। अभी बताना है सिर्फ सेंटेंस सही या गलत। गलत है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है। और आई का मीनिंग तो आपको पता है ही मेरे ख्याल से। आई का मतलब पता है ना आपको? आई का मतलब क्या होता है? यदि इंटरव्यू में आपसे पूछे आई का मतलब क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? और इंटरव्यू भी आपका इंग्लिश से जुड़ा हुआ इंटरव्यू आपका, ठीक है, जनरल इंटरव्यू नहीं है। आई का मतलब ये भी नहीं बताओगे? क्या अब तुम बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी क्योंकि लोचा हो जाता है हमारे साथ। हाँ बताओ आई का मतलब क्या है? नहीं नहीं, जो है वो तो बोलो ना, क्या दिक्कत है, जो है वो तो बोले दो। आई का मतलब मैं, दूसरा क्या होता है? अरे मैंने भी तो होता है ना कभी कभी। एक तो क्या होता है मैं, दूसरा क्या होता है मैंने। और कोई मीनिंग है इसका? ऐसा क्यों होता है आपके साथ? अच्छा, आई का मतलब मुझे होता है कि नहीं होता है? मुझे या मुझको? अच्छा, यहाँ पे आई का मतलब क्या है? अच्छा छोड़ो सब, सेंटेंस सही है गलत? हाँ भाई, सही है गलत? सही है ना, मतलब बताओ। हाँ भाई। गलत लग रहा है। अच्छा, गलत फील हो रहा है ना? हाँ। अच्छा, ये कह रही है सही है, आप कह रहे हैं कि गलत है। अच्छा आप, या नो कमेंट्स? अच्छा हाँ भाई, आप कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे? अरे कुछ तो बोलो। अध्यापक का चुप रहना ठीक नहीं है उसे तो बोलना पड़ेगा। चुप रहेगा अध्यापक तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं आपसे फिर। हाँ भाई। अच्छा, विनय कहता है सही है, ये कन्या कह रही है सही है, आप कह रहे हैं कि गलत लग रहा है, बाकी नो कमेंट्स। अब एक ही प्रश्न के चार चार जवाब आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। इसका मतलब आपका ज्ञान और आपका लक्ष्य
इसके बीच में डिस्टेंस काफी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इसे पाटने में क्या होगा, भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपको इसके तैयार रहना पड़ेगा आपको। और सिर्फ सिलेबस पूरा करके जाओगे तो एग्जाम में सिलेक्शन आपका नहीं होगा दावे से। सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, आपको बात को समझना पड़ेगा। अच्छा सही कैसे है ये? अच्छा गलत क्यों है? फिर ऐसा करते मिटा देते हैं इसको। ये लिख लो कि ऊपर आप सेंटेंस के लिख लो, अभी फिर बात करेंगे इसकी सही है फिर गलत है। ऊपर लिख लो, ऊपर यहाँ कहीं भी लिख दो, फिर बक्सम बंद कर दो इसे। आप वक्त आएगा तो बताऊंगा सही है कि गलत है, और आप ही इसका जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा। ठीक है। और इंग्लिश का ई है ना, ये कैपिटल होगा, कभी स्मॉल से नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये भी। कोई पंक्चुएशन का मार्क का आ गया ना कोई सेंटेंस एग्जाम में, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पूछ लेंगे, भरोसा भी नहीं इनका। सेंटेंस गलत है? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कुछ और कहा था। अच्छा याद आया ना, उस याद को याद रखना आप, ठीक है ना, अपने आप सुधार करेंगे इसमें। अभी कुछ नहीं करना, इसे मिटा देता हूँ मैं अभी। सर सही है गलत है? बताऊँ ना, आपसे जवाब लूंगा, मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप खुद जस्टिफाई करेंगे। मैंने बताया तो फिर क्या सीखा आपने, आप खुद डिसाइड करेंगे, और वक्त आने पर ये वाक्य वापस दिखाऊंगा मैं आपको, ये का यही सेम टू सेम। तो आई का मतलब मैं ये कैसे पता, मतलब आपको ये सब ये कब याद किया आपने? कभी बैठ के खुद याद किए, या गुरुजी ने बताए, या किसी बुक में से आपने याद किया इनका हिंदी वर्जन? गुरुजी ने बताए, आगे नहीं बताया, इतना ही बताया बस कि मैं और मैंने होता है। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी का धन्यवाद बहुत, जो आपको ये सारा बता दिया। अच्छा वॉइस के बाद फिर क्या आएगा आपका? हाँ हमारी आदत है, अच्छा टॉपिक लगता है नरेशन, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच लगता है कि नहीं भाई, जिसे क्या बोलते हैं डायरेक्ट, और अच्छा तो लगता है, लेकिन अभी आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा उसके लिए। तो पहले क्या पढ़ा आपने? टेंस, फिर क्या पढ़ा आपने? वॉइस। और वॉइस पढ़ने के बाद जो क्रिया हैं उनको अलग अलग ढंग से कैसे यूज किया जा सकता है। अच्छा यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो भाषा में क्या काम करता है, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के फंक्शन पूछ लिए तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थर्ड फॉर्म, जिसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, बोलते हैं कि नहीं भाई? क्या फंक्शन है इसके इंग्लिश में? एडजेक्टिव का काम करते हैं। फंक्शन पूछ रहा हूँ, अब क्या करता है मुझे नहीं पता। अब थर्ड वर्ब के फंक्शन आपने समझ लिए तो लिखी बात आपके अपने आप समझ में आने लग जाएगी। आज आपकी स्थिति क्या है, अंग्रेजी का अखबार 2% भी आपके समझ में नहीं आता। जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये टॉपिक जो अभी लिखने जा रहा हूँ मैं, इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम क्या है? नॉन फाइनेट्स। आपके सिलेबस में तो नहीं है ये, लेकिन आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, इसमें से प्रश्न भी आएंगे, और ये टॉपिक इस बुक में भी दिया हुआ नहीं, क्योंकि सिलेबस में आपके आई नहीं। और इसे पढ़े बगैर आपका कोर्स पूरा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। और अखबार समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ इस टॉपिक की वजह से। और कई बार तो ऐसा होता है कि सारे शब्दों के मीनिंग देखने के बाद भी सेंटेंस क्या कहता है ये समझ नहीं आता, और जब ये समझ में नहीं आता आप समझ सकते हो एग्जाम में क्या हाल होगा आपका। तो जो भी लिख लिख के छोड़ रहा हूँ ना, इन सबको मैं वक्त आने पर क्या करूँगा, एक एक करके डिस्कस करूँगा आपके साथ। अच्छा नॉन फाइनेंस कौन कौन से होते हैं भाई? नॉन फाइनेंस इनके क्या क्या टाइप्स, प्रकार होते हैं, क्या होते हैं मतलब, एक आध तो बता दो। अभी दो बच्चे बैठे थे ना, अभी वो टीचर बन के आए थे मेरे पास, मैंने कहा आपको नहीं पढ़ा सकता मैं भाई। वो टीचर बन के आए थे, कहते एक दिन देखेंगे, मैंने कहा आप जाइए भाई, 2 को पढ़ा लूँगा, 3 को पढ़ा लूँगा, 5 को पढ़ा लूँगा, लेकिन अपने आप को आपके हवाले है। अरे कैसे कर सकते, संभव ही नहीं। अच्छा क्या क्या होते हैं इसके अंदर भाई?
नाम सुना है इन्फिनेटिव का? हाँ भाई, अच्छा नहीं सुना, अच्छा कोई भी नहीं। आपने भी सुना है? आपने भी? क्या होता है ये? कहते देख नाम सुना सर, आगे मत पूछो, एक सवाल एक टाइम में। हाँ भाई, अच्छा कितने प्रकार के होते हैं ये? अच्छा सुना जरूर है। अच्छा इन्फिनेटिव कितने तरह के होते हैं आपके पास? कहते इसके भी प्रकार हैं क्या? हाँ है। अरे दो इन्फिनेटिव होते हैं वैसा, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। कितने होते हैं? अभी उसका नाम नहीं लिखे, बस पता नहीं इन्फिनेटिव कुछ आइटम होता है इंग्लिश में, ठीक बात है। फिर क्या लिखा है देखिए, जेरंड, ठीक बात है। ये जेरंड ने क्या इट्स, एंड और फिर क्या होते हैं देखिए, पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स कितने होते हैं? फिर इसके भी हैं क्या आगे? क्या नाम होगा इसका? प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका प्रेजेंट टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक बात है। फिर क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, जिसका पास्ट टेंस से कोई लेना देना, नहीं सिर्फ नाम है इसका। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेजेंट टेंस से कोई लेना देना नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट टेंस से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या होता है? क्या होता है देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव आपके दो बन के आएंगे आगे, टू इन्फिनेटिव, और क्या होता है आपका बेर इन्फिनेटिव। फिर क्या होता है? जेरंड। फिर क्या बना आपका? पार्टिसिपल्स कितने होते हैं आपके पास? तीन। कौन कौन से? प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, क्या होगा आपका? परफेक्ट, परफेक्ट, क्या? पारा रा नहीं, परफेक्ट हाँ परफेक्ट पार्टिसिपल। बता दिया रा का उच्चारण कब नहीं करना है, आर का, ठीक है। और भाषा को समझाने में इस टॉपिक की बहुत बड़ी क्या है, भूमिका है, जो हमने कभी पढ़ा नहीं, किसी गुरुजी ने पढ़ाया नहीं, और किताब से समझ आता नहीं। ये बड़ा इश्यू है इसका, ठीक बात है, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा आपका? तो इसके बाद एक टॉपिक बनता है आपका, और इन सब का संबंध वर्ब से है कहीं ना कहीं। टेंस भी कैसे बने हैं? वर्ब से। वॉइस कैसे बने हैं? वर्ब से। नॉन फ्रेंड कैसे बनेंगे? ये वर्ब के टाइप है सारे के सारे, ठीक बात है। अच्छा उसके बाद एक टॉपिक बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बहुत बड़ा टॉपिक है अपना, सिलेबस में भी है। वो कहाँ से बन के आता है? वर्ब से। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब, क्या होगा? एग्रीमेंट, अग्रीमेंट मेंट नहीं, मंथ, ठीक बात है। तो जैसा सब्जेक्ट, अरे वैसी वर्ब। तो सब्जेक्ट कैसा कैसा हो सकता है? अच्छा सब्जेक्ट छोटा है तो वर्ब कैसी होगी? छोटी नहीं। सब्जेक्ट बड़ा है तो? अच्छा सब्जेक्ट मेल है तो? सब्जेक्ट फीमेल है तो ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर है या प्लूरल, इसके अलावा होता ही नहीं है। और सब्जेक्ट कैसा होगा आपका? सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी आपकी? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा होगा आपका? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी आपकी? प्लूरल होगी, ठीक बात है। तो आई के साथ क्या आता है हमेशा? है ये कहाँ से, मतलब सिंगुलर क्या है? नहीं नहीं, आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है कैसे पता आपको? गुरुजी ने बताया अब बस कुल मिला के फूटी गुरु जी की है भाई। अच्छा आई के साथ हैव नहीं आता? आई के साथ गो नहीं आता? आता आई के साथ डू नहीं आता? अरे आता है कि नहीं? आई के साथ हैव आता है, आई के साथ गो आता है, आई के साथ डू आता है। फिर आप हमेशा कैसे बोलते हैं एम आता है? ऐसा नहीं है, एम के साथ हमेशा आई आता है। ये इकलौता कॉम्बिनेशन है जो उल्टा बनता है। बाकी सब में क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट होगी वैसी क्या होगी आपकी? इसका मतलब वर्ब कभी भी सब्जेक्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब को बदलेगा। लेकिन एम आएगा तो भाई साहब आई ही आएगा, बाकी सब्जेक्ट यूज हो सकता है ही नहीं। इसका मतलब इंट्रोगेटिव में एम के साथ आएगा सिर्फ, है जी, इंट्रोगेटिव में आएगा सिर्फ किसके साथ? एम के साथ आएगा। तो वही आई के साथ एम नहीं आता है, वो तो आता है, हमेशा नहीं आता। एम के साथ हमेशा क्या आएगा आपका? एम के साथ हमेशा आई आएगा, चाहे सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, चाहे स्टेटमेंट हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो एम का साथी क्या होता है? आई हमेशा आई, और आई का साथी
तो आई के तो भाई साहब बहुत और भी साथी हैं, ठीक बात है। तो आई के साथ हमेशा एम आता है, ये बोलने का ठीक नहीं है। एम के साथ क्या आता है? हमेशा आई। ये उल्टा एग्रीमेंट है, किसके साथ? एम के साथ। और बाकी में सब में सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट है आपका, ठीक बात है। और इसका भी संबंध किससे भाई जी? अरे वर्ब से है आपका, ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अब आपका मनपसंद टॉपिक कौन सा वाला? अरे नरेशन। क्या है? नरेशन नहीं, नरेशन। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? तो कौन सा टॉपिक हो गया आपका? नरेशन। क्या बोलते हैं आप इसे? क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसका उच्चारण क्या है? हाँ, क्या होता है? ये हो जाएगा रिपोर्टेड। अभी से याद रखना शुरू कर दो। इनका उच्चारण टिड और क्या होता है? डिड होता है। और हम क्या बोलते हैं इसे? टेड। और क्या बोलते हैं? डेड है, डिसाइडेड। अरे ना भाई, तो टी डी और डी डी जब वर्ब का फॉर्म बनाते हैं सेकंड थर्ड, तो इनका उच्चारण क्या होता है? टिड। और क्या होता है? डिड। बड़ी की मात्रा नहीं, टीड नहीं, डीड नहीं है, क्या? टिड। और क्या होता है? डिड। तो क्या बोलेंगे आप इसे? तो इसे बोलना पड़ेगा रिपोर्टेड, न कि रिपोर्टेड। आपका मामला ग्रेड सेकंड जुड़ा हुआ, इसलिए सही उच्चारण से अभी भी फोकस करो, तो आगे मामला क्या होगा। अभी कितना आसान है बताओ। यहाँ तो फोनेटिक्स पढ़ते समय टॉपिक पढ़ना है कि टीडी का टीड होता है, डीडी का डिड। उसका इंजर करने से पहले जो होता है आप सीख लो, तो वो चीज़ बिल्कुल कैसी हो जाएगी आपकी? इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा जब भी ऐसा फॉर्म बनता है ना वर्ब का, तो क्या होगा? ये क्या बनेगा? टिड। और क्या बनेगा? ये डिड बनेगा, ठीक बात है। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच से क्या मतलब है आपका? नहीं पढ़ा हुआ तो ये टॉपिक तो इसको अच्छा खासा आपने रमे हुए इसमें ना। अरे प्रत्यक्ष कथन और क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन, ही इसका हिंदी वर्जन है। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच से आपका क्या मतलब है? मतलब आप अपना ज्ञान शेयर बिल्कुल भी नहीं करते, आप उसको काम में लो, उसको बांटो, बढ़ेगा। हाँ भाई, डायरेक्ट स्पीच पढ़ा हुआ तो है ना। सेंटेंस भी किए होंगे आपने कभी कभी जरूरत पड़ने पर। डायरेक्ट से क्या किया होगा आपने? इनडायरेक्ट। कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट किया क्या? आता ही नहीं भाई साहब, क्या करोगे? करने नहीं आया, सीखा ही नहीं कभी। सीधे सीधे भागे, उल्टा कभी नहीं भागे भाई साहब। प्रश्न बनता है एग्जाम में कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीजें आपको नजर आती है सेंटेंस में। नीचे ऑप्शन होंगे, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमास, कंजंक्शन, क्या क्या दिखते हैं उसमें? डायरेक्ट में एज इट इज कोई बात होती है, एज इट इज कही जाती है, और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके अपने अनुसार मीनिंग सेम रहता है दोनों में, अच्छा, और वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके बोलते हैं उसको। हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है। इसके अलावा भाई कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे? नहीं नहीं, पहले इनको डलवा दो ना, फिर मैं भी सीख लेता हूँ आपसे, फिर अलग बताऊंगा। हाँ भाई, कुछ नहीं बताओगे? फिर एरर हो जाती है इसमें। हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ भाई, नहीं, आप कुछ पढ़ा हुआ तो है ना टॉपिक? पढ़ा हुआ तो अच्छा से। हाँ भाई, नहीं बताओगे? अच्छा, एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका आप, जैसे आपने अभी जो व्याख्या की है थोड़ी सी। मीनिंग सेम रहता है। एक टॉपिक का नाम है आपका सिलेबस में, ट्रांसफॉर्मेशन। अरे है ना, उसमें ही टॉपिक आएगा आपका। आपका सिलेबस 20% डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट से मतलब नाम बदल बदल कर उन्हीं चीज़ों को वापस बताया गया है। एक जगह लिखा आपका एक्टिव पैसिव, फिर क्या लिखा? ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह लिखा नरेशन लिखा, फिर क्या लिखा? डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अरे वो भी क्या है? ट्रांसफर अच्छा, एक जगह लिखा डिग्री,
फिर क्या लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब अरे भाई साहब सारा वही तो है। इसका मतलब सिलेबस को बढ़ा दिया है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। अच्छा बाबा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को वापस उसी के शब्दों में कहना क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। और किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को अर्थ बदले बिना अपने शब्दों में कहना क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अभी ऐसे कैसे हो गया, तो इसका समझाता मैं आपको एक एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मेरा नाम सावन है। ठीक है, अभी सेंटेंस आपको घर जाके बोलना, कैसे बोलेंगे आप इसी सेंटेंस को, कैसे बोलेंगे घर जाके? एक मिनट इसको बोलने दो एक बार। हाँ, इसको दो तरह से बोला जा सकता है। कैसे कैसे? घर जाएगी और फट से कहते मम्मा, तो क्या हाँ जी, कहते मेरा नाम सावन है। क्या ये सही है? नहीं। इसका मतलब ये शब्द मेरे तो हुए नहीं, मेरे शब्दों को एडजस्ट बोलना क्या करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट स्पीच में कभी सिंगल सेंटेंस नहीं होता। कितने होते हैं? कम से कम दो। एक वाक्य कौन सा होगा, जिसने बोला है ओरिजिनली वो, और एक वाक्य आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे अपनी तरफ से उसका नाम क्या होगा आपका, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो मेन वाक्य को उसे क्या बोलेंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक बात है। तो क्या करेंगे, मेरे सर ने मेरे से कहा, ये पहला वाक्य क्या क्या इसने अपनी तरफ से जोड़ा, क्या बोलने के लिए, मेरा नाम सावन है बोलने के लिए। तो क्या बोला, मेरे सर ने मेरे से कहा, फिर कॉमा, इसे बोलना पड़ेगा आपको। तो मेरे सर ने मेरे से कहा, कॉमा, इनवर्टेड कॉमास बंद, फिर बोल दिया मेरा नाम सावन है, और सेंटेंस क्या होगा आपका, बंद, और क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। तो क्या आप डायरेक्ट स्पीच में बातचीत कर सकते हैं आप, है भाई? तो डायरेक्ट स्पीच में कभी बातचीत होती है नहीं। बातचीत किस में होती है, इनडायरेक्ट में होती है। तो इनडायरेक्ट कैसे काम में आता है, लिखने काम में भी आता है और बोलने के लिए काम में आता है। डायरेक्ट स्पीच सिर्फ लिखने में काम में आता है, इसमें कभी बातचीत होती ही नहीं है। और बातचीत होती तो क्या बोलना पड़ेगा, मेरे सर ने मेरे से कहा, कॉमा बोलना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट कॉमास, फिर पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा, फिर कॉमास बंद, फिर लगाना पड़ेगा आपको फुल स्टॉप, यहाँ लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी साइन। इतना सारा भेजा थोड़ी करते हैं हम लोग, नहीं। इसका मतलब तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कई बात को उसी के शब्दों में वापस कहना क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। तो मेरे सर ने कहा, कॉमा वगैरह सारा, मेरा नाम सावन है, इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरा नाम सावन इनका नहीं है, जिसने बोला उसी का नाम है। अब इसको कैसे बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? उसमें होता क्या है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को अर्थ बदले बिना अपने शब्दों में कहना क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट। तो मेरे सर ने मेरे से कहा कि उनका नाम सावन है, तो दोनों का मीनिंग क्या निकला, सेम। कहने का ढंग क्या आ गया, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है, बाकी मीनिंग क्या निकलेगा, सेम। और ट्रांसफॉर्म करते समय सेंटेंस का मीनिंग कभी चेंज नहीं होना चाहिए। और मीनिंग चेंज हो रहा है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट, और क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। और ये टॉपिक आपने समझ लिया, तो इसे जोड़ा एक छोटा सा टॉपिक और है आपका, उसका नाम है क्या लिखा है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। का मतलब क्या है, अरे सीक्वेंस का मतलब ऑर्डर होता है कि नहीं, क्रम होता है। इसका मतलब काल क्रम, और काल क्रम से मतलब क्या हुआ। अच्छा, काल के क्रम की बात करते पहला टेंस कौन सा होता है, पास्ट। फिर क्या होता है, और फिर क्या बन के आता है, फ्यूचर बन के आता है। ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वाक्य आपको दिया हुआ है, उसमें पहले से आपको टेंस दिया हुआ है, तो उसके साथ दूसरे सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा उसे क्या बोलते हैं, अरे सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो एक वाक्य में आपको टेंस दिया हुआ है, दूसरे वाक्य में कौन सा टेंस आएगा उसके अनुसार उसे क्या बोलते हैं आप, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बोलते हैं। इसका मतलब काल क्रम, कौन सा टेंस आपको उसमें इस्तेमाल करना है, किसी के आधार पर, इंडिपेंडेंट नहीं, किसी के आधार पर। तो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, और इसका संबंध भी किससे है, इन सब का संबंध वर्ब से ही है। इसका मतलब वर्ब को हमने अलग अलग ढंग से पढ़ा है, बाकी चीजों को आपने कभी गौर से नहीं पढ़ा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है एक टॉपिक, अरे ये भी तो वर्ब ही है भाई, कैसी वर्ब है ये, अरे मूड बताने वाली वर्ब है भाई। अरे ऐसी क्रियाएं जिनमें क्या होता है, कोई ना कोई भाव होता है कि नहीं, वो क्या होती है आपकी, अरे क्या होती है, हैं क्या होती है, स्पेलिंग सही कौन सी है,
ऊपर वाले, हाँ भाई। दोनों अच्छा दोनों सही है स्पेलिंग? दोनों चाहिए था। हाँ दोनों सही है, दोनों का अपना अपना मतलब है। क्या दोनों का उच्चारण सेम है? तो क्या क्या फिर उच्चारण है? खैर कभी ध्यान नहीं दिया, उच्चारण पे तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने कभी ना तो सुना है, लेकिन हमारे गुरु जी कभी कभी उसको अलग तरह से बता देते हैं कि भाई देखो ये तो अपना मॉडल है, ये तो क्या है, मॉडल है, और ये है मॉडल। डिफरेंस बता दिया, बात खत्म हो गई। वो बच्चे ने समझ भी लेके तो वाह गुरु जी को तो बहुत बड़ा ज्ञान है भाई, हैं। तो क्या बोल दिया, मॉडल, और क्या बोल दिया, ऐसा नहीं है, सेम दोनों का उच्चारण अलग है। अलग। और आपको यहाँ से पूछेगा ये पूरा वर्ड नहीं करेगा अंडरलाइन, आपको क्या करेगा, ये ओ अंडरलाइन करेगा, तो इसका क्या साउंड है। अब आपको लगता है कि दोनों एक ही तो दिख रहे हैं यार भाई दादा, अलग अलग कैसे हो सकते हैं, तो इसका उच्चारण होता है माउडल। क्या होता है, डिप्थोंग औ, क्या होगा, दैट इज माउडल, और इसका उच्चारण होता है मॉडल। तो माउडल और मॉडल, यहाँ अंतर नहीं, अंतर किधर है, और हमें लगता है कि अंतर यहाँ होना चाहिए था क्योंकि ए और क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, लेकिन अंतर इधर नहीं है, अंतर किधर है, यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं अब इसे, मॉडल, इसे क्या बोलते हैं, मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ, भाववाचक क्रियाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनमें कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट पहले से क्या हुआ, छुपा रहता है, जो हमें सीखना होता है। जैसे मस्ट की बात करेंगे तो मस्ट में क्या छुपा हुआ है, कोई न कोई जरूरी काम, जहाँ नेसेसिटी होती है वो क्या होता है आपका, मस्ट होता है। अच्छा शुड में क्या होता है, अरे शुड में समझाने बुझाने की बात होती है भाई साहब, ठीक बात है। अच्छा कहने में क्या होता है, अरे सामर्थ्य होता है भाई आपका, कभी शारीरिक सामर्थ्य, कभी मानसिक सामर्थ्य। मेन काम, छोटे मोटे काम बहुत सारे करते हैं, तो हर मॉडल का अपना एक मुख्य कार्य होता है, छोटे मोटे काम तो सारे करते हैं, वो अलग बात है। तो कहने में क्या होता है, अरे एबिलिटी होती है कि नहीं, कभी मेंटल और कभी, अरे फिजिकल दोनों हो सकती है भाई। भारी भरकम वजन उठा रहे हैं तो क्या है, फिजिकली फिट है, और भारी भरकम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो किसी भारी भरकम क्वेश्चन को हल करने के लिए मोटे आदमी की जरूरत नहीं है, वो झीना आदमी हो सकता है, दुबला पतला हो सकता है, ठीक बात है। और भारी भरकम वजन उठाना है तो फिर वहाँ पे जीर्ण शीर्ण व्यक्ति काम नहीं आएगा, वहाँ तो क्या चाहिए आपको, भी मुस्टंडा आदमी चाहिएगा ना भाई। हाँ तो क्या हो, देखिए मॉडल, और क्या हो गया, मॉडल। आज जो कल शब्द दीदी देखे थे डिक्शनरी में जाके, उनका उच्चारण क्यों, मतलब क्या, कितने बिजी हो गए थे कल आवास जाने के बाद, डिक्शनरी में देखे वैसे नहीं देखे, वैसे कहाँ देखे, मतलब आपको लगाया ना वो। नहीं मैंने लगा, मैंने गलत बता दिया तो भाई, मैंने गलत बता दिया तो फिर क्या होगा, इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। दे दी 12,000 वो अलग बात है, अरे इसलिए देखना होता है कि वहां देखने के बाद आपको चीजें याद हो जाएगी, इधर याद नहीं होगी। वहां देख लेना, अपन ढूंढ के शब्द देख लिया ना तो क्या होगा, तुरंत याद हो जाएगा। फिर वो दोबारा आपको उसे कभी कभी रिवाइज करना पड़ेगा, रूटीन में लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक बात है। तो इसको रोजाना का काम रोजाना किया करो। बिजी तो आप हमेशा रहेंगे, जिंदगी भर मरते दम तक बिजी रहेंगे भाई साहब। और कहोगे कि समय नहीं है तो समय आपको मिलेगा ही नहीं, और आपको लगता है कि समय है तो, अरे समय मिल जाएगा आपको। ये तो आपकी मानसिक अवस्था है कि आपके पास टाइम है भी कि नहीं है, ये सिर्फ मेंटल कंडीशन है कि आपके पास टाइम है भी कि जब कहते हो कि टाइम है तो मिल जाएगा आपको, और कहते हैं कि नहीं है तो नहीं मिलेगा। और जब टाइम निकालना तो आप कहीं से भी करके निकाल देंगे, नहीं निकालना है तो भाई साहब ठाले बैठे बैठे भी नहीं निकलेगा टाइम आपका। तो जो यहाँ पे करा रहा है ना, उसको घर जाके रिवाइज करना है, और कहता है कि उसको आप वापस देखो जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, तो डेफिनेटली कहाँ मिलेगा आपको, डिक्शनरी मिलेगा कि नहीं भाई। तो इन दोनों शब्दों को घर जाके देखना कि आप लिखा हुआ कैसे, मॉडल और क्या है, मॉडल। अच्छा कोई नहीं, कितने होते हैं ये संख्या में यदि पूछा जाए तो, क्या संख्या पूछते हैं क्या, अरे पूछ लेते हैं भाई साहब। 13.5 हाँ कितने होते हैं भाई, 13.5 होते कि नहीं होते, कहते आधा कौन सा आ गया कम वक्ती, 13 तो फुल होते हैं, एक आधा भी होता है, आधा कौन सा होता है, क्या है, हेड बैटर, क्या है ये, कहते हमने तो कभी देखा ही नहीं इसको। तो आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कहा ही नहीं भाई, आपने तो बहुत कुछ नहीं देखा अभी तक, मुझे कहाँ देखा थे आने से पहले। तो क्या होता है हेड बैटर, क्या है ये,
इसे आधा मॉडल माना गया और इसका नाम रखा हुआ आपके हिसाब से, ग्रेड सेकंड के हिसाब से। क्या नाम है इसका? क्या है ये? वो उच्चारण का हाथ जिक्र नहीं करेंगे, उच्चारण का तो माँ के यहाँ हो रखी है। हाँ भाई, क्या उच्चारण है इसका? इसका उच्चारण है क्वाजाई, जो बोलते हैं भोजाई, वैसे क्या है? हाँ, क्वाजाई मॉडल। इसका मतलब होता है आभासी मॉडल। दिखने में है नहीं, लेकिन मॉडल का क्या कराता है? आभास कराता है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है अच्छा होगा, ठीक होगा, भला होगा, भलाई आपकी इसी में है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मेहनत करने में आपकी भलाई है, तो यू हैड बेटर वर्क हार्ड का मतलब क्या हुआ? मेहनत करने में आपकी भलाई है, तो भलाई करने के अर्थ में कौन सा काम में आता है? मॉडल हैड बेटर। क्या माना गया इसे? क्वाजाई, आधा मॉडल है ये, ठीक बात है। तो 13 तो कैसे होते हैं? फुल, और आधा होता है आपका ये वाला, क्या होता है? हैड बेटर, ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और 8 ही वर्ब के अलग अलग, कितने हो गए टोटल? 16। और ये 16 कर ले तो भाई साहब झिंगा लाला है, आपका काम हो जाएगा। और दावे से कहता हूँ इनको समझ लिया ना ढंग से, तो आपको ग्रेड सेकंड में कोई रोक नहीं सकता बनने से आपको। अच्छा, लास्ट में क्या होता है? कहता होता आपको बताना पड़ेगा कि हमें तो पता है नहीं, सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसे पढ़ना पड़ेगा और हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। कहते सिलेबस में नहीं फिर भी आता है तो क्या कर लोगे आप? शिकायत करोगे वहाँ पे? कहते सिलेबस में नहीं फिर भी क्यों दे दिया, जो करना है कर लो। और आरपीएससी में तो ऐसे होता है, जो सिलेबस में नहीं वो भी अरे आ जाते हैं भाई साहब। क्या दीदी? टैग क्या है? नहीं, अब आज बोल ही दो। इसका उच्चारण आज दिन तक नहीं समझा हमने, कुछ भी बोल दो आपकी मर्जी। इट्स, सुन लीजिए ढंग से, क्वेश्चन क्या है? का वो ऐसा च ना, क्या है इसका उच्चारण? और हम बोलते हैं कि सर ने क्वेश्चन पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है? इट्स क्वेश्चन। और हमारे ग्रेड सेकंड पढ़ाने वाले गुरुजी भी क्वेश्चन ही बोलते हैं इसे। आप जरा देखना यूट्यूब पे, बहुत मजा आएगा आपको। एक बार आप बेसिक पढ़ लो मेरे से, उसके बाद यूट्यूब पर को फॉलो करना। आप भाई साहब फोड़ दोगे आप उसकी स्क्रीन को, मोबाइल की, इतना गड़बड़ पढ़ाते हैं वहाँ पे। और पढ़ाते ज़्यादा युवा लोग हैं वहाँ पे। कौन है? और भाई जी कमाल की बात आप है, देखिए ग्रेड सेकंड बनने के बाद हमारे गुरुजी को पढ़ाना नहीं आता, उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, उनको किसी चीज़ की व्याख्या करना नहीं आता। ग्रेड फर्स्ट बनने के बाद भी कभी डिस्कशन करा लीजिए ना आमने सामने किसी से? नहीं। इसका मतलब बड़ी विडम्बना है। मतलब ठप्पा तो लग गया ग्रेड सेकंड का और ग्रेड फर्स्ट का, लेकिन जो आना चाहिए वो तो। और ये वजह क्या है? इसकी वजह है सिलेबस। सिर्फ सिलेबस को पक्का कर लेता है, घोट घाट के थोड़ा समझ लिया, थोड़ा अगर काम हो गया। और सिलेक्शन तो होना ही होना है। और ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों की भाई साहब ग्रामर बहुत ख़राब होती है। अच्छा, आपकी हिंदी की ग्रामर कैसी है? पक्का? तो भाई साहब हिंदी की ग्रामर हमारे इंग्लिश से भी बहुत ख़राब है। अच्छा, दिन भर हिंदी बोलते हैं, दिन भर हिंदी लिखते भी हैं, दिन भर हिंदी सुनते भी हैं, और दिन भर हिंदी के लाखों शब्द हम लोग पढ़ते हैं, इनपुट होता है उनका, ठीक है। लेकिन जिस समय आपको राजस्थान एसआई का एग्जाम देना पड़ा ना, उस दिन उस हिंदी से आप पास नहीं हो सकते जो आपको आ रही है, इम्पॉसिबल। तो जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, एसआई का एग्जाम देंगे तब आई थिंक उनमें से 10% क्वेश्चन भी आपसे हल नहीं होंगे। इंग्लिश में तो फिर भी आप 20%, 30%, 50% पहुंच जाते हैं, हिंदी में वो भी नहीं जाते। इसका मतलब एसआई का एग्जाम देने के लिए आपको हिंदी अलग से पढ़नी पड़ेगी, मतलब पढ़नी ही पड़ेगी। तो जो आपको आती है ना, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता।
तो हिंदी तो हमारी और भी गई भी थी भाई साहब, हिंदी गई भी थी, हो गई, गांव छोड़ के यहाँ आ गए, गांव वाली भी गई थोड़ी बहुत वो भी गई, और हमारा मामला कैसे बन गया, ब्लेंडेड फॉर्म, मतलब क्या हुआ, अरे मिश्रित रूप हो गया भाई साहब, मल्टी लैंग्वेलिज्म हो गया आपका। था भी आपके रीट में एक छोटा सा टॉपिक, कहता है यदि अलग अलग भाषा वाले बच्चे क्लास में बैठे तो आप कैसे पढ़ोगे, एक हिंदी बोलने वाला है, एक ढूंढरी बोलने वाला है, कैसे बोलने वाला है, एक को सिर्फ ढूंढरी समझ में आती, हिंदी नहीं आती है, उस क्लास को कैसे हैंडल करोगे आप, ये है मल्टी लैंग्वेलिज्म, कैसे हैंडल करोगे बताओ आप। एक को सिर्फ अंग्रेजी आती है, एक को उर्दू आती है, एक को संस्कृत आती है, एक को मराठी आती है, एक को, और ये सारी क्लास बन गई आपके सामने। अब उस क्लास को आप कैसे हैंडल करोगे आप, आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे। तो चैलेंज भाई साहब, तो बताओ कैसा भाषा का इस्तेमाल करें वहाँ पे कि सारे बच्चे समझ लेंगे आपकी बात को। तो ऐसी तो कोई भाषा मेरे ख्याल से है ही नहीं। इस पर भी रिसर्च चल रहा है कि मल्टी लैंग्वेलिज्म में क्या किया जाना चाहिए। हालांकि क्लास में ऐसा होता नहीं कि मल्टी लैंग्वेलिज्म के बच्चे ज़्यादा इकट्ठे होते, नहीं होता। अरे सारे बच्चे एक ही जैसे समझने वाले होते हैं नॉर्मली। वो कहते हैं ऐसा हो गया तो क्या करेंगे आप, अरे होगा तब देख लेंगे भाई, अभी तो नहीं है ना। तो क्या बना आपका टैग क्वेश्चन। अब बताओ टैग क्वेश्चन का मतलब क्या है। अच्छा टैग का मतलब क्या होता है। अच्छा एक तो फास्ट टैग, उसमें ये स्पेलिंग आता है ना, फास्ट टैग लगता है नहीं गाड़ियों पे, फट से गाड़ी निकल जाती बिना रोके टोके, पैसे कटते निकल गई। टैग का मतलब कैसा रहा होता है, एक टैग आपका यहाँ लगा होता है जब आप कपड़े खरीद के लेके आते हैं, क्या लिखा होता है वहाँ पे, वॉश केयर का टैग होता है, नहीं प्राइस टैग लगा होता है कि नहीं, प्राइस कितनी उसकी वो टैग लगा होता है। और वैसे टैग का मीनिंग होता है पूंछ, क्या होता है टेल, तो इसको बोलते हैं टेल क्वेश्चन। इसको बोलते हैं पुच्छल प्रश्न बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। और पुच्छल नहीं समझ में आ रहा तो इसे बोलते हैं वाक्यांत प्रश्न। क्या बोलते हैं, तो वाक्यांत का मतलब क्या हुआ, वाक्य के अंत में लगाकर पूछा जाने वाला प्रश्न क्या होता है आपका, टैग क्वेश्चन। क्या कहलाता है, टैग क्वेश्चन कहलाता है, ठीक बात है। तो प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, तो प्रश्न तीन तरह से बनते हैं। दो प्रश्न वाक्य को शुरू करते हैं, एक प्रश्न वाक्य को एंड करता है। एंड करने वाले का नाम क्या दे दिया, टैग क्वेश्चन, और शुरू करने वाले का नाम क्या दे दिया आपने, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से क्वेश्चन बन के आते हैं। हेल्पिंग वर्ब से कब बन के आते हैं, अरे हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न कब बन के आते हैं भाई, जब आपको आंसर देना होता है यस या नो में देना होता है, और पूरा जवाब देना होता है तो WH वर्ड से आपका क्वेश्चन बन के आता है। WH वर्ड कितने होते हैं, कहते उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं वो भी आ जाएगा आगे, जो बोलता हूँ छोड़ता हूँ अगले स्टेप में वही आएगा आपका, ठीक है। तो क्या होगा अभी, दैट इज टैग क्वेश्चन। अब टैग लगाते क्यों है, तो किसी भी वस्तु पर चीज पर आपको डाउट है, जो आप बोल रहे हैं उसमें डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप, टैग का। अब टैग हमेशा उल्टा लगता है, उल्टे से मतलब अपसाइड डाउन नहीं। पॉजिटिव का टैग कैसा होगा आपका, नेगेटिव, और नेगेटिव का टैग कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। तो दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, जरा देखिए, एक बच्चा दूसरे से बोलता है कि सुन यार भाई क्या हुआ, कहते हैं मेरे पिताजी बहुत बहादुर है, मेरे पिताजी बहुत बहादुर है। अब उसको अपने पिताजी की बहादुरी पर क्या थोड़ा सा डाउट है, तो मेरे पिताजी बहुत बहादुर है ना, ये है ना, क्या है, अरे है ना, ये द टैग, मेरे पिताजी बहुत बहादुर हैं। अब आगे क्या लगा रहा है, एक क्वेश्चन, क्या लगा रहा है ना। अब है ना का जवाब मांगता है किससे, जिसने सुना है उनसे। अब वो हाँ बोलता है तो कहते बहादुर है, और ना बोला तो कहते तेरी की कहाँ पैदा हो गया मैं, है। तो टैग का मतलब क्या हुआ, अच्छा आपके पिताजी बहादुर नहीं है, अच्छा मेरे पिताजी बहादुर है ना, टैग कैसा लगा, अरे नेगेटिव लगा भाई। और आपके पिताजी बहादुर नहीं है, अब है कैसा है, अरे पॉजिटिव। तो वाक्य कैसा होता है आपका, नेगेटिव, टैग कैसा बन के आएगा आपका, पॉजिटिव। और वाक्य कैसा है आपका, टैग कैसा होगा, तो टैग हमेशा कैसा लगता है, उल्टा। और सिलेबस में नहीं है फिर भी प्रश्न एग्जाम में आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो किसी न किसी से लिंक है, इसलिए प्रश्न बनते हैं उससे, और वो एग्जाम में आपके आएंगे। तो 8 बातें तो भाई जी ये, और 8 ही बातें ये कितनी हो गई, 16। और इन सभी का लिंक किससे है, इन सभी का लिंक वर्ब से ही है। टैग क्वेश्चन की बात करेंगे तब भी वर्ब है, मॉडल की बात करेंगे तब भी वर्ब है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की बात करेंगे तब भी वर्ब है आपका, नरेशन की बात करेंगे तब भी वर्ब है, एग्रीमेंट की बात करेंगे तब भी वर्ब है,
नॉन फाइनेंस की बात करेंगे तब भी वर्ब है, वॉइस एक्टिव पैसिव की बात करेंगे तब भी वर्ब है, और टेंसेस की बात करेंगे वहाँ तो वर्ब अरे है ही है भाई। ठीक बात है, कॉपी आउट। तो टोटल कितनी बातें हो गई आपके पास? 16 हो गई। इनको आप कंठस्थ कर लो समझ के, तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर लेता हूँ कि इसका नॉन फाइनेंस का हल्का सा। क्या लिखा देखिए पहला, तो इन्फिनिटी का नाम क्या होता है आपका? देखिए ये होती है आपकी फिफ्थ वर्ब होती है। वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? टोटल 5 होती है। 5वीं वर्ब कौन सी होती है आपकी? टू फर्स्ट, जैसे क्या लिख दिया टू गो। अब टू गो का नाम क्या है यहाँ पे? इसका नाम इन्फिनिटी भी कहलाएगा। आपका क्रिया का पहला फॉर्म क्या लिए होता है अपने साथ? टू, तो क्या बोलते हैं इसे? टू इन्फिनिटी बोलते हैं। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे बोलते हैं। ठीक बात है, ये इन्फिनिटिव इसका नाम है। एक बात। फिर क्या लिखा देखिए, जेरंड। और जेरंड क्या होता है? देखिए फोर्थ वर्ब होती है। फोर्थ वर्ब कौन सी होती है भाई? ये होती है वर्ब के साथ क्या होता है आपका? आईएनजी। जैसे क्या लिखा है? टीचिंग। क्या बोलते हैं इसे आप? जेरंड बोलते हैं। ठीक बात है। उसके बाद क्या लिखा देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कैसा दिखता है आपको? तो देखिए ये भी आपका फोर्थ वर्ब ही होता है। ठीक बात है। और कैसा दिखेगा ये भी? ये भी आपको दिखेगा आईएनजी वर्ब जैसा। क्या लिखा देखिए, चार्मिंग। इसका मतलब जो फोर्थ वर्ब है इसके दो अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्या क्या? एक तो जेरंड के रूप में, एक कैसा होगा आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। तो एक ही जैसे दिखने वाले शब्द अलग अलग जगह पर आकर अलग अलग क्या करते हैं? फंक्शन कर सकते हैं। ठीक बात है। तो आईएनजी फॉर्म दो तरह से काम करेगी, जेरंड के रूप में भी और प्रेजेंट पार्ट। दोनों का फंक्शन क्या है? अलग अलग है। दोनों का स्थान भी क्या होंगे? अलग अलग। एक ही जगह पर अलग दो काम नहीं कर सकते हैं। अलग अलग स्थान पर आएगा, अलग अलग क्या करेगा? ये काम करेगा। तो इसका नाम क्या होगा? जेरंड। और क्या होगा आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर क्या होगा देखिए, पास्ट पार्टिसिपल। ये कैसे दिखती है? ये होती है आपकी थर्ड वर्ब। क्या होती है? थर्ड वर्ब। कैसे बन के आती है ये? कैसे बन के आती है? अच्छा एडी फॉर्म में बन के आती है। क्या बन के आता है नॉर्मली? ईडी ईएन। और क्या होता है आपका? टी फॉर्मेशन। क्या बन के आता है? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे वर्क से क्या बना दिया आपने? वर्कड। ईएन से क्या बना दिया? ब्रोकन, स्पोकन, हिडन। और उसके बाद बना दिया देखिए, लर्न से हो गया लर्नड, लर्नड है। बिल्ड से क्या होगा आपका? बिल्ट, बिल्ट। तो थर्ड फॉर्म कैसे बन के आती है? ईडी, ईएन और टी से। ठीक बात है। तो बन के कैसे आती है आपकी? थर्ड फॉर्म के रूप में होती है। और क्या नाम है इसका? पास्ट पार्टिसिपल। तीन तरह से बन के आती है नॉर्मली। और भी है इरेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे टॉट, टॉट। एंड में क्या ले रहा है आपका? टी ले रहा है। ठीक बात है। क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है? हाँ क्या लिखा है? नहीं बोलो ना। हेल्प ड, ड, ड। ये हेल्प ट। इसका उच्चारण क्या है? इसका ईडी फॉर्म से जो थर्ड फॉर्म बन के आती, सेकंड बन के आती, उनका उच्चारण क्या होता है?
ट से, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी इनका उच्चारण क्या होता है, ट से होता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं इसे, ड। हम इसे बोलते हैं हेल्प। कई बार तो ड पे पूरा जोर, हेल्पड, क्या बोलते हैं, हेल्प। क्या बोलते हैं, आस्क्ड। अरे बाबा आस्क्ड नहीं होता है, आस्क्ड, हेल्प्ड। उच्चारण क्या बनेगा, तो ईडी फॉर्म का उच्चारण क्या बन के आता है, ट बन के आता है। ठीक बात है, अभी से ध्यान रखना शुरू कर दो तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बात है। तो क्या लिखा, देखिए हेल्प्ड, क्या लिखा है, ब्रोकन, और क्या लिखा है, लर्नड। ये होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। फिर क्या होगा, देखिए क्या, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल। ये कैसे दिखता है, ये दो क्रिया एक साथ यूज होती है। कौन सी वाली, हैविंग के साथ कौन सी वर्ब आती है आपकी, थर्ड फॉर्म। तो हैविंग प्लस थर्ड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। कैसे, क्या लिखा, देखिए हैविंग डन। और जहां भी होगा ना परफेक्ट पार्टिसिपल, वहां मीनिंग क्या निकलेगा, कोई काम करने के बाद, या काम करने के पश्चात, या काम करने के उपरांत। तो हैविंग डन का मीनिंग क्या हुआ, अरे काम करने के बाद। हैविंग टॉट का मीनिंग क्या हुआ, अरे पढ़ाने के बाद। हैविंग सीन का मीनिंग क्या हुआ, देखने के बाद। हैविंग हेल्प का मतलब क्या हुआ, सहायता करने के बाद। तो जहां भी बाद का सिस्टम, वहां क्या बनेगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या बनेगा, हैविंग और थर्ड फॉर्म से बन के आता है। ये फॉर्मेशन किसके हैं आपके, नॉन फाइनल्स के। जो सारे की सारी क्या है, अरे वर्ब की तो फॉर्म है। तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि वर्ब की फॉर्म होती कितनी, तीन। तीन नहीं होती, कितनी होती है, पांच। और हर वर्ब की फॉर्म का एक क्या है, अरे नाम है भाई साहब। किस रूप में है, नॉन फाइनाइट्स के रूप में। ठीक बात है। तो कौन कौन से होते हैं, इन्फिनेटिव होता है, जेरेंड होता है, पार्टिसिपल्स होते हैं। पार्टिसिपल्स में तीन होते हैं आपके पास, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। ठीक बात है, इसे भी कॉपी कर लीजिए आप। तो भाई साहब जो आपका गैप है ना, कौन सा वाला, आपका लर्निंग, आपका ज्ञान और आपका टारगेट, इन दोनों के बीच में क्या है, ये बहुत बड़ा गैप है आपका। इसे पार कर लिया ना तो काम हो जाएगा, और इसे पार नहीं किया तो फिर कोई काम के नहीं। क्योंकि दोबारा ये कब मौका मिलेगा आपको ग्रेड सेकंड का, कोई पता नहीं है। और आपके पास बीए में इंग्लिश थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने पीजी कर लिया है इंग्लिश से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ आने के बाद सारा ज्ञान क्या होता है भाई, बादलों के पीछे क्या है, छुप जाता है। ठीक बात है। तो आपकी जो स्कूल की पढ़ाई रही है, या कॉलेज की पढ़ाई रही है, आपकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है उसमें, क्योंकि हमने प्रॉपरली नहीं पढ़ा कभी। अच्छा बीए किया तो 1 वीक सीरीज से किया, क्लास तो कभी अटेंड नहीं करी भाई साहब। और बीए किया इंग्लिश में और पढ़ा सारा हिंदी में। मजे की बात ये भी तो है, जितनी भी पासबुकें आती हैं सारा हिंदी में आती हैं। जय हो ए के माहेश्वरी की। ठीक है, इन्होंने हमारे बच्चों के अंग्रेजी का सत्यानाश कर दिया। बच्चे को पोइट्री कभी रिसाइट करना नहीं आया, वो पोइट्री को रीड करता है ना कि रिसाइट। पोइट्री क्या होती है, रिसाइट होती है, और प्रोज क्या होता है, अरे रीड होता है। लेकिन हम दोनों क्या करते हैं, रीड ही करते हैं भाई साहब। ये वजह क्या है, ये वजह एक ही माहेश्वरी साहब है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन का आंसर हिंदी में याद करके जाता है, और एग्जाम में कैसे लिखता है वो, इंग्लिश में। अब क्या लिखेगा आपको पता ही है, और उसको पता है कि फेल तो होना ही नहीं है। और इतना गंदा हैंडराइटिंग लिखता है जानबूझ के कि अगला पढ़ ही नहीं सके, बस पास कर लेगा। और यदि आपने अच्छी लिख दी हैंडराइटिंग तो भाई साहब आपके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि वो अगला पढ़ेगा। समझ रहे, इसलिए। और यूं फर्राटे मारते, एक एक लाइन में 3-3 शब्द बस है। और गुरु देखते कितना हिसाब किताब है। और इतने विद्यार्थियों की कॉपियाँ यदि भाई साहब गुरुजी पढ़ने बैठ गए ना भाई, तो गुरुजी को महीनों लग जाएंगे उसमें। लेकिन गुरुजी के पास 7 दिन का टाइम होता है, 20,000 को भी 7 दिन में चेक करके देते हैं ये लोग। नेक्स्ट इम्पॉसिबल। गई गुरुजी ने क्या किए,
और बच्चों को दे दे कि जितने भी टिक है ना, एक टिक के 10 नंबर के हिसाब से काउंट करके दे दो। इसका मतलब कॉलेज की जो आपकी पढ़ाई है वो आपके होशियारी का प्रतीक नहीं है। आपकी होशियारी कहाँ सामने आती है? कॉम्पिटिटिव, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कितने होशियार है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आप फर्रे वाला काम फिर नहीं चलता है। तो पीजी कर रखा है तब भी फर्क नहीं पड़ता है, आप बीए इंग्लिश से कर रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशनल करके आए कहते एक ही साल में सारे पढ़ के आ गए हो, बताओ कितना पोपट हूँ मैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है। तो 16 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब वापस कहाँ जाएंगे? एक बार सेंटेंस पे जाएंगे। सेंटेंस में क्या होता है एक बार मुख्य ज़बानी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी तो इनका सारा एक्सपांशन होता रहेगा। और कल से मैं सिखाऊंगा आपको सेंटेंस बनाना, कि सेंटेंस किस तरह से बन के आएगा और सेंटेंस में क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो जो ना सेंटेंस का पैटर्न है वो अलग टॉपिक नहीं है, वो साथ साथ में थोड़ा 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 देखते जाएंगे ना, तो टॉपिक को लेंगे तो टॉपिक बहुत जल्दी क्या होगा आपका पूरा हो जाएगा और जल्दी क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो सेंटेंस में क्या होते हैं भाई, यहीं से अपनी शुरुआत करेंगे। किसकी भाई? वही टॉपिक की, क्योंकि भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? सेंटेंस से होती है। और सेंटेंस से क्यों होती है? क्योंकि सेंटेंस वो यूनिट होती है जहाँ से आपकी समझ शुरू होती है। तो सेंटेंस पूरा होगा तो बात आपके समझ में आएगी, सेंटेंस पूरा नहीं तो बात आपके समझ में नहीं आएगी। अब सेंटेंस में एक वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस में मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? वो सेंटेंस होना चाहिए। ठीक बात है। तो कल शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? सेंटेंस से। और सिलेबस आपके पास है भाई साहब, अभी कोई बदलाव उसमें हुआ नहीं है, तो उसको बार बार आप देखते रहें। एक तो सुबह जल्दी उठ के देख ले बिना नाश्ता किए, उसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद उसे देख लें, और उसके बाद सोने से पहले एक बार देख के सोएं, क्योंकि सिलेबस याद होना भी क्या है? ज़रूरी है। और बिना सिलेबस के दिया पढ़ाई करोगे ना तो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। होता ना, इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, उस इम्प्रूव इंग्लिश से कभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो पहले आप इम्प्रूव करो, ठीक है, और इम्प्रूव करने के बाद उसका लिंक होना चाहिए कहाँ? सिलेबस के साथ, तो सारे काम ठीक से हो जाएगा। तो कल मिलते हैं किसके साथ? सेंटेंस के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।